हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लगातार अभी तक 14 क्लासें आपके देख चुके थे, जो कि हमारे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, लेसन वाइज सभी प्रकार से थी, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को क्लियर किया, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी के बहुत सारे प्रश्नों को कंप्लीट किया है। तो आज से हम बर्ड ज्योग्राफी की तरफ बात करते हैं, और बर्ड ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक है हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी कि अक्षांश और देशांतरीय की आज हम बात करने वाले हैं, जो बात आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, आज की क्लास में बर्ड ज्योग्राफी के पहले क्लास में और ओवरऑल अगर बात करेंगे तो लेक्चर नंबर 15 के साथ में आज हम बात करने वाले हैं एक फैंटास्टिक क्लास की, जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक है, आपने बहुत बार लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह पढ़ा होगा, लेकिन आज हम फिर से एक अच्छे वे में पढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास पर देखते हैं क्या रहता है गजब का सीन। आपको बता दें कि आप इंडियन ज्योग्राफी में अभी हमने 14 क्लासें कर ली हैं, जिसमें अभी और भी क्लासें अभी होनी बाकी हैं, जिसमें आपकी बहुत सारी अभी क्वेश्चन भी बचे हुए हैं वहां पर, तो वो अभी हम करेंगे। बर्ड ज्योग्राफी की बात अगर करें तो हम बर्ड ज्योग्राफी को चैप्टर वाइज ही देखेंगे, यानी कि आज का टॉपिक हमारा क्या है, अक्षांशवाद देशांतरीय है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, और लगातार आप लोग जुड़े हैं, ये बहुत ही अच्छी बात हो रही है। ठीक है, आप हमें 4 बजे लगातार आपकी क्लास होती है, तो कृपया करके आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो स्टूडेंट हमारे साथ में नहीं जुड़ पा रहे हैं वो कृपया करके जुड़ जाए। ठीक है, तो चलते हैं क्या क्वेश्चनों के साइड में। क्वेश्चनों के साइड में चलने से पहले एक सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या होमवर्क का रिवीजन करके आप लोग आए हैं या नहीं, है ना। सबसे जरूरी क्या, रिवीजन। अगर रिवीजन आप लोग अच्छे से करके आए हैं तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आने वाले पेपर में आपके लिए क्वेश्चन आए और आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ना कर पाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जियोग्राफी के अंतर्गत जिस प्रकार से हम क्वेश्चनों को अभी स्टडी कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम आगे टाइम पर आने वाले, यानी कि कुछ दिनों के बाद में हम आपके हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, संविधान सभी की क्लासें लगातार प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा, एक साल के अंदर, और पेपर से उम्मीद करता हूं कि जो पेपर आपके आ रहे हैं उनका भी सिलेबस कंप्लीट करा दूं। तो पूरा का पूरा नोट्स बना लीजिएगा प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स एग्जाम तो आपके किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी स्ट्रीम का एग्जाम हो, एसएससी का हो, यूपी पुलिस का हो, पीसीएस का हो, आरओ का हो, किसी का भी एग्जाम हो, बीओएलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के, वहां हर प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लगातार फॉलो करिएगा, और आपको लगातार 4 बजे जुड़ना है हमारे साथ में। ठीक है, तो आज की क्लास पर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करेंगे। देखिएगा, अक्षांशीय और देशांतरीय की बात आज हम करने वाले हैं, जो आपके लिए मैंने बताया भी है कैसे कैसे हम अक्षांशीय और देशांतरीय को लेकर आएंगे। तो चलिए इसी को हम ऊपर लेके चलते हैं, और आपके लिए आज की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज स्टार्ट हो चुकी है। बर्ड जियोग्राफी को जितना भी हम देखेंगे चैप्टर वाइज ही देखेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ये भी समझ लीजिएगा। तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है आपके, ठीक है, एक तो अक्षांश पढ़ने वाले हैं, दूसरा आपका देशांतर पढ़ने वाले हैं, तीसरा आपका जैसे कर्क रेखा पढ़ने वाले हैं हम। क्या, कर्क रेखा। कर्क रेखा के बाद अगर बात करेंगे तो मकर रेखा हो गई आपके, मकर रेखा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा को भी स्टडी करेंगे, आज कंप्लीट स्टडी करेंगे। देखिए इतने सारे टॉपिक हैं आज हमारे पास। भूमध्य रेखा जो आपको कहीं भी कभी भी भटकना नहीं होने वाला। अब आपको ये नहीं लगेगा कि कहीं हमें और जाना है पढ़ने के लिए, तो कंप्लीट आपकी मैं कंप्लीट तैयारी करा रहा हूं। उसके बाद में हम यहां से देखिएगा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई, अक्षांश हो गया, देशांतरी हो गया। तो आज का टॉपिक देखिए कितना बड़ा है आपका। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत टाइम तक चलने वाला है, 2 घंटे का भी हो सकता है, 3 घंटे का भी हो सकता है। ठीक है, बट जुड़े रहिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बर्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत। ठीक है, इन सभी से जैसे ही हम हटेंगे, वैसे आपके आगे क्या और भी कोई टॉपिक होगा। ठीक है, आगे भी आपके टॉपिक मिलेगा आपको। ठीक है, ओवरऑल इतने टॉपिक की आज हम बात करने वाले। ठीक है, ये टॉपिक हमारे बात करने वाले। कल हम इससे आगे के टॉपिक की बात करेंगे, जैसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हो गई, ऐसे हम बात करेंगे
सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, जिनसे आपके डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं, उन सभी टॉपिकों की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इन टॉपिकों की तो आज हम ओवरऑल बात करने वाले ही हैं। तो चलिए, आपके अक्षांशीय और देशांतरीय की अगर हम बात करें, ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय आप इंग्लिश में भी समझ लीजिएगा किसे क्या कहते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से इन्हें हम जानते हैं। ठीक है, मिक्स करके पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों को। अक्षांशीय और देशांतरीय को हम क्या कहते हैं? अक्षांशीय को हम कहते हैं लैटिट्यूड और देशांतरीय को हम क्या कहते हैं? देशांतरीय को कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब एक बात आप समझिएगा कि अक्षांशीय व देशांतरीय की अगर हम बात ओवरऑल कर लें यहां से, ठीक है, यहां से अगर हम बात करते हैं अक्षांशीय व देशांतरीय की, जैसे हमने यहां पर बात की थी, ठीक है, इतने सारे टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अक्षांशीय व देशांतरीय को देखिएगा, आपको मैंने लेक्चर नंबर पहला पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है, अगर ओवरऑल बात करेंगे तो आपको पता है कि भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट किसके अंतर्गत आता है? उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आता है। देखिएगा, उत्तरी पूर्वी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आता है। यानी कि भारत का जो आपका अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि अगर एक ऊपर लगा हुआ है तो मिनट के अकॉर्डिंग होगा, 2 लगेगा तो किसके अकॉर्डिंग होगा? जैसे 1 है तो 1 किसको प्रदर्शित करेगा? मिनट को। 2 कामा ऊपर लगे हुए हैं तो 1 किसको प्रदर्शित करेगा? सेकेंड को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहां से 37 डिग्री 6 मिनट तक जाएगा। उसके बाद भारत का लॉन्गिट्यूड की अगर बात करेंगे तो 68.68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 35 मिनट पूर्वी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत है? पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर बात हम करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार इतना है। लेकिन अगर ओवरऑल हमसे कोई पूछे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई इसमें से इसको घटा दो। अगर इसमें से इसको घटा दो तो भाई कितना है? 29.2, 29 डिग्री 2 मिनट आएगा। और अगर यहां से अगर कट करेंगे तो आपका आएगा 28.55। ठीक है, ऐसे कुछ आपका आने वाला है। यानी कि अगर हम बात करें तो ओवरऑल ए लगभग में कितना हो गया? ये 29 हो गया और ए भी लगभग में क्या हो गया? 29 हो गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत किन कटबंधों में स्थित है, तो भारत की अगर बात करेंगे तो भारत उष्ण व उपोष्ण कटबंधों में स्थित है। उष्ण व उपोष्ण कटबंधों में स्थित है। क्यों कटबंधों में स्थित है? उष्ण व उपोष्ण कटबंधों में क्यों स्थित है? क्योंकि भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लगभग में क्या है? समान है। देखिएगा, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग में क्या है? समान आ रहा है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग में समान आ रहा है आपका। लगभग में अगर समान आएगा तो क्या होगी? जो जलवायु होगी वो कैसी होगी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। यानी कि जलवायु की अगर बात करेंगे तो जलवायु कैसी होगी? मानसूनी प्रकार की। भारत में किस प्रकार की जलवायु होगी? तो भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु होगी। राइट, इतनी बात मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में भी आपको पढ़ाई थी और यहाँ पर भी हमें पढ़ने को मिली है। तो अक्षांशीय विस्तार भारत का 29 है और देशांतरीय विस्तार भी भारत का ओवरऑल 29 है, यानी कि लगभग में समान है। तो स्टेटमेंट में टाइप बनता है कि लगभग में क्या समान है, तो लगभग में दोनों के दोनों क्या है? समान ही है आपके। ठीक है, लगभग में दोनों समान ही है। ठीक, अब अगर हम बात करेंगे अक्षांश किससे कहते हैं, ठीक है, अगर अक्षांश की हम बात करेंगे, देशांतर की हम बाद में बात करेंगे, तो आप देखिए ग्लोब होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक क्या हमारे पास में? हमारे पास में ग्लोब है। ठीक है, एक क्या हमारे पास में? ग्लोब है। तो हमारे पास में 3 प्रकार की रेखा होती है। जैसे अगर बात करें 0 डिग्री जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री जो रेखा होती है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा को ही हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अक्षांश रेखा को ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं, मेडिटेरियन लाइन कहते हैं।
और मेडिटेरियन लाइन को ही हम विषुवत इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो एक तो याद रखिएगा 0 डिग्री जो रेखा होती है उसे 3 नाम से जानते हैं, अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। अगर हम 23.5 डिग्री की बात करें, देखिएगा एंगल बहुत फर्क करता है। एंगल नॉर्थ में अगर बात करेंगे 23.5 डिग्री तो क्या होगी आपकी, अगर नॉर्थ में बात करेंगे तो नॉर्थ रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। और इसी 23.5 डिग्री को अगर साउथ की तरफ लेकर मूव करेंगे तो ये रेखा क्या कहलाएगी? आपकी मकर रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आपकी मकर रेखा कहलाएगी। ठीक, इसको याद रखिए, क्या कहलाएगी? आपकी मकर रेखा कहलाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, क्या कहलाएगी? आपकी मकर रेखा कहलाएगी। और इसी अगर 66 से 1/2 नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो क्या कहलाएगी? आपका आर्कटिक वृत्त कहलाएगी। ठीक है, आर्कटिक वृत्त कहलाएगी। और अगर 66 से 1/2 अगर साउथ की तरफ मूव करेंगे तो क्या कहलाएगी? अंटार्कटिका वृत्त कहलाएगी। तो ये भी आपके मैचिंग करने के लिए भी आ सकता है, और कई बार पेपर में पूछा भी गया है मैचिंग करने के लिए। कई बार पेपर में मैचिंग करने के लिए भाई पूछा गया है, तो इसको तो याद रखिएगा, क्योंकि मैचिंग करने के लिए बहुत आते हैं पेपर में, है ना। पेपर में मैचिंग करने के लिए सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं कुछ इसी टाइप से आते हैं, तो इन्हीं की हमें स्टडी करनी है ओवरऑल। ये जो आपका बॉक्स है इसको आप बिल्कुल बना लीजिएगा अपनी कॉपी पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें छोटी छोटी ये लाइनें आ रही हैं आपकी। ठीक है, ये आपकी लाइनें देखिएगा आ रही हैं जी। ठीक है, तो ये क्या है आपके, देखिएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करती है? ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। देखिएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये जो आपकी दिख रही है ना, ए यहां से लेकर यहां तक की अगर हम बात करेंगे उत्तर, आप सभी लोगों को पता है कि ये क्या है? ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो यहां से लेकर ग्लोब पर जो उत्तर से लेकर दक्षिण की जो कोणीय दूरियां होती हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो एंगुलर डिस्टेंस होता है, जो कोणीय दूरियां होती हैं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण जो खींची गई कोणीय दूरियां होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अक्षांश कहते हैं। देखिएगा पृथ्वी में आपको बाखूबी अच्छे से दिख रहा होगा कि किसे अक्षांश कहते हैं। ठीक है, किसे अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, इधर चलते हैं थोड़ा सा। तो अक्षांश की अगर हम बात करें तो अक्षांश की बात हम ओवरऑल यहां से करते हैं। तो देखिएगा न्यू पेज पे चलते हैं और यहां पर हम मूव करते हैं अक्षांश को। किसको मूव करेंगे? अक्षांश को। चलिए अक्षांश को देखेंगे, क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में ही पता होना चाहिए, लैटिट्यूड बोलते हैं। समझेंगे अक्षांश किसे कहते हैं। तो देखिएगा कोई भी आपका ग्लोब हो गया, ग्लोब हो गया, मानचित्र हो गया। ठीक है, मानचित्र हो गया या ग्लोब आपका हो गया। ठीक है, कुछ भी आपका हो गया, यानी कि ग्लोब बोले या मानचित्र बोले बात तो एक ही है। तो ग्लोब पर खींची गई उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण खींच लेते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण खींची गई जो कोणीय दूरियां होती हैं, क्या होती है? इसमें जो कोणीय दूरियां होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अक्षांश। कोणीय दूरियां यानी कि एंगुलर, एंगुलर डिस्टेंस जो होता है, एडी जो होता है, जो एंगुलर डिस्टेंस होता है जिससे हम कह सकते हैं कोणीय दूरियां, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। देखिए अक्षांश कहते हैं, अक्षांश रेखाएं नहीं कहते। उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम अक्षांश कहते हैं, यानी कि जो भी कोणीय दूरियां होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे। अगर मैं बात करूं यहां से, तो यहां से अगर मैं 0 डिग्री रेखा को ले लूं, 0 डिग्री रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। 0 डिग्री रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है, भूमध्य रेखा कहलाती है। और उसके बाद अगर बात हम करें यहां से ओवरऑल, अगर फिर से बात हम करें तो विषुवत रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? विषुवत रेखा। ठीक है, क्या कहलाती है? विषुवत रेखा कहलाती है। ये सब रेखा जो होती हैं ये सब क्या कहलाती है? 0 डिग्री रेखा।
ठीक है। तो 0 डिग्री जो रेखा होती है वो 3 नामों से जानी जाती है। कितने नामों से? 3 नामों से जानी जाती है। ठीक, कितने नामों से जानते हैं? 3 नामों से इसे हम जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। मेडिटेरियन लाइन इक्वेटर कहते हैं, अक्षांश रेखा को लैटिट्यूड लाइन्स कहते हैं। ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गई आपकी 0 डिग्री हो गई, ये क्या हो गई आपकी 0 डिग्री हो गई। ठीक है, ये आपकी 0 डिग्री हो गई ओवरऑल। ठीक है, ये 0 डिग्री होगी। कोणीय दूरी आपकी हो गई। अब अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो कोणीय दूरियां तो हो गई ना आपकी। अब भूमध्य रेखा बात करेंगे। भूमध्य रेखा पर अगर हम नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगे, देखिएगा ये पॉइंट समझिएगा। अगर भूमध्य रेखा पर हम नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगे तो कोणीय दूरियां क्या होंगी? घटेंगी या बढ़ेंगी? जैसे कोणीय दूरियां होती है वो घटेंगी या बढ़ेंगी? ठीक है, तो कोणीय दूरियां होती हैं और आपकी लंबाई होती है। तो देखिए कोणीय दूरियां, आप सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कोणीय मूल्य जो होगा वो हमेशा बढ़ेगा। कोणीय मूल्य हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। और आपकी जो लंबाई होगी वो हमेशा क्या करेगी? घटेगी। लंबाई जो होगी वो हमेशा क्या करेगी? घटेगी। इसीलिए अगर बात करें, ठीक है, तो 2 अक्षांश निकलते हैं। एक तो उच्च अक्षांश होता है, ये सब स्टेटमेंट में प्रश्न आपके बनेंगे तो कृपया करके ध्यान से समझिएगा। एक उच्च अक्षांश होता है, एक निम्न अक्षांश होता है। एक उच्च अक्षांश होगा और एक क्या होगा? निम्न अक्षांश होगा। तो देखिएगा, अब आप समझिएगा कि भूमध्य रेखा से, अगर अक्षांश पर भूमध्य रेखा से उत्तर से दक्षिण की ओर अगर जाते हैं तो कोणीय मूल्य का मान हमेशा प्लस होगा। यानी कि एंगुलर जो प्राइस होगा, जो मूल्य होगा, उसका मान हमेशा ज्यादा होगा। और लंबाई हमेशा क्या होगी? कम होती चली जाएगी। लंबाई हमेशा क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। उच्च अक्षांश क्या होता है? अब अगर हम चले ऊपर की ओर, अगर हम चले तो ध्रुवीय भाग मिलेगा। ध्रुवीय भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका उच्च अक्षांश कहलाएगा, ध्रुवीय भाग। और भूमध्य रेखीय भाग क्या कहलाएगा? निम्न अक्षांश कहलाएगा। भूमध्य रेखीय भाग, भूमध्य रेखीय भाग। ठीक है, भूमध्य रेखीय भाग क्या कहलाएगा? आपका निम्न अक्षांश कहलाएगा। ठीक, इतनी सी बात तो आपको समझ में आ गई है। अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो ओवरऑल हमने देखा कि उच्च अक्षांश क्या होता है, निम्न अक्षांश क्या होता है। अब अगर यहीं पर हम 60 डिग्री की बात करें, 60 डिग्री अगर उत्तर से दक्षिण की ओर चले तो जो मेडिटेरियन लाइन होगी, यानी कि एम जो होगी वो 1/2 होगी। यानी कि क्या होगी? अगर 60 डिग्री की बात करें तो जो मेडिटेरियन लाइन होगी वो लंबाई की, ठीक है, 60 डिग्री की बात अगर हम करें यहां पर तो लंबाई की कितनी होगी? 1/2 होगी। यानी कि लंबाई की क्या होगी? एम इंटू 1/2। ठीक है, अगर हम 60 डिग्री की बात समझिएगा, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये समझिएगा। अगर मैं 60 डिग्री की बात करूं, अगर भूमध्य रेखा का एंगल पर 60 डिग्री तक चले तो जो लंबाई होगी वो भूमध्य रेखा की 1/2 होगी। कितनी होगी? आधी होगी, पूछा जाता है। और अगर 80 डिग्री की बात करें तो जो लंबाई होगी वो भूमध्य रेखा की कितनी होगी? 1/6 होगी। लंबाई जो होगी भूमध्य रेखा कितनी होगी? 1/6 होगी। तो 60 डिग्री पर आधी होगी और 80 डिग्री पर 1/6 होगी। याद रखिएगा 80 डिग्री पर कितनी होगी? 1/6 होगी। 80 डिग्री पर, 80 डिग्री पर कितनी होगी? 1/6 होगी। ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग? ठीक है, अब अगर बात हम करें यहां से ओवरऑल, ठीक है, यहां तो हमने यहां तक तो देख लिया। यहां तक अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दे कि मुझको ये वाली परेशानी हो रही है, मुझको यहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आपको पता है कि पृथ्वी की जो परिधि है, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? तो मैं कह सकता हूं पृथ्वी की जो ध्रुवीय परिधि है, दिख रहा है ना ऊपर से? ठीक है, पृथ्वी की अगर ध्रुवीय परिधि की बात करें तो पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि जो होती है वो कितनी होती है? 40,800 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 40,800। देखिएगा यहां से समझने वाली बात है, 40,800 किलोमीटर होती है। राइट, क्या कितना लिखा है मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, लिखा कितना है? जो मैंने बोल दिया कि भाई लिखा, ये लिखा है 40,008 किलोमीटर होती है। जस्ट क्या होती है? इसकी आधी होती है। अगर हम इसकी आधी कर लें तो ये कितना हो जाएगा आपका? कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ना। अगर हम इसको आधा कर लें तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा जी, हाँ या ना?
अगर हम इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा। अगर हम बात करें पृथ्वी की परिधि जो है वो है 40,008 है। कितनी है? 40,008 है। अगर हम इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20,004 हो जाएगा। और इसका भी अगर ध्रुवीय परिधि का भी आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10,002 आपका हो जाएगा। 10,002 में अगर हम भाग देंगे 90 का, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 1 डिग्री अक्षांश पर आएगा। कितना आएगा? 1 डिग्री अक्षांश पर आएगा। तो 1 डिग्री अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर। अभी आप लोग समझोगे 90 डिग्री हमने क्यों लिया, ये भी हम समझेंगे, ठीक है। अब प्रश्न बनेगा कि 1 डिग्री अक्षांश के मध्य की दूरी कितनी होती है? 1 डिग्री अक्षांश के मध्य की दूरी कितनी होती है, ठीक है। अब अगर इसी को हम 1 मिनट के अंतर्गत बात करें, 1 मिनट के अंतर्गत बात करें तो आपका कितना आएगा, कितना आपके आएगा? अगर हम इसी की 1 सेकंड के अंतर्गत बात करें तो आपका आएगा 0.031 मीटर आपके आएगा, जिसे हम कह सकते हैं 31 किलोमीटर आपके आने वाला है। यहां पर भी आप लोग किलोमीटर लिखिएगा, 31 मीटर कह सकते हैं हम इसको। ये क्या है? एक आपके 1 डिग्री सेकंड पर है, ठीक है, यानी कि 60 सेकंड पर है। यहां पर आपके 60 मिनट यानी कि 1 मिनट पर है, और यहां पर आपके 1 सेकंड पर है। ओवरऑल देखिएगा जगह थोड़ी कम पड़ गई, लेकिन देखिएगा समझिएगा, दो अक्षांश के मध्य यानी कि 1 डिग्री की बात करेंगे तो 111.13 होता है। कितना? 111.13 होता है, ठीक। ये कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो कि हमने समझी, किससे संबंधित है हमारी, ठीक है, किस बेस से संबंधित है? अक्षांश रेखाओं से आपके ओवरऑल कुछ ना कुछ थोड़ा सा पॉइंट यहां से संबंधित है। थोड़ा सा मैंने डिटेल पार्ट बताया है, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको टोटल पार्ट बताने वाला हूं, ठीक है। अक्षांश रेखाओं पर हो गए, तो अक्षांश रेखाओं से आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या जो हमने यहां पर पढ़े हैं, जो हमने यहां से सीखा है, ठीक है, वो क्या हमने देखा है, ठीक। अब देखिएगा, एक बात तो समझिएगा, जो भी हम यहां से पढ़ रहे हैं, यानी कि ये जो रेखाएं हैं आपके, ये जो रेखाएं हैं ये वाली, ठीक है, इनको आप एकदम स्टडी करिएगा, अच्छे से करिएगा, ठीक है। अच्छे से अगर करेंगे तो इक्वेटर लाइन देखिएगा 23.5 डिग्री का नॉर्थ का एंगल बना रहा है, ठीक है। आप लोग 90 डिग्री का बन रहा है। ये देखिएगा सब लाइनें लिखी हैं, आर्कटिक सर्किल हो गया, लैटिट्यूड हो गई, ट्रॉपिकल हो गई, कैंसर लाइन हो गई, है ना, ये सब आपकी आती हैं पेपर में। देखिएगा मकर रेखा हो गई, ये क्या होगी, कर्क रेखा होगी। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है, यानी कि पूरी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। ये देखिएगा ये एंगल बने हुए हैं आपके, ठीक है। ये साउथ पोल है आपके, ये नॉर्थ पोल है। कितना डिग्री? 90 डिग्री का एंगल है। कितना है? 90 डिग्री का। तो ये क्या है, एक ग्लोब पर 2 बिंदु है, बात समझिएगा। ग्लोब पर क्या है, 2 बिंदु है। तो 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु कौन से होते हैं ग्लोब पर? तो ग्लोब पर 2 बिंदु होते हैं, एक तो होता है 90 डिग्री नॉर्थ का एंगल, ये बिंदु है, ये रेखा नहीं है, और एक होता है 90 डिग्री साउथ का एंगल, तो ये रेखाओं में नहीं गिने जाते। और एक होती है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। एक क्या होती है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। देखिएगा ए रेखा है, अब आप देखिएगा ए क्या है, ए बिंदु है, लेकिन ए क्या है, ए आपकी रेखा है। जब रेखा है तो इसको क्या कराएगा, जोड़ लिया जाएगा। ये रेखा है तो इसको क्या करा जाएगा, जोड़ लिया जाएगा, हाँ या ना बताइएगा। पढ़ेंगे भूमध्य रेखाएं, ठीक है। अब देखिएगा उत्तरी गोलार्ध होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है, 2 गोलार्ध भी होते हैं आपके। ये रेखा हो गई। अब उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश पर कितनी रेखाएं खींची जाती हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश पर रेखा खींची जाती है वो 89 खींची जाती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी कितनी खींची जाएंगी? तो दक्षिणी गोलार्ध में भी कितनी खींची जाएंगी? 89 खींची जाएंगी आपकी। देखिएगा यही बता रहा हूं, अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 178 बनेगी। एक आपकी रेखा है, ये जो एक रेखा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं। तो कितनी हो गई आपके? 179 हो गई, लेकिन अगर इसमें बिंदु को भी शामिल कर दिया जाए तो कितनी होगी? 181 हो गई, 181 हो गई आपके, ठीक है।
क्या हो गई, 1/8 1 हो गई। ठीक, अभी समझेंगे इसको, हर प्रकार का प्रश्न है आपके पेपर में, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो ना हो। ठीक है, ये देखिएगा 180 डिग्री चल रहा है, 0 डिग्री चल रहा है, राइट। ओवरऑल ये देखिएगा घट रहा है, ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ये लैटिट्यूड है आपके, और ये इक्वेटर देखिएगा 20 से कर रहा है, क्या कर रहा है, 20 से बिल्कुल विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये भी लैटिट्यूड है आपके, ये लॉन्गिट्यूड था उधर वाला। ठीक है, अब देखेंगे, अब देखिएगा ये तो बिल्कुल प्लेन है, इसको भी समझेंगे। ठीक है, ये देखिएगा लाइन ऑफ लैटिट्यूड होती है, ये लैटिट्यूड की लाइन है, इक्वेटर से आती है। ठीक है, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन होता है। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट, अब यहां से हम पढ़ते हैं अक्षांश के संदर्भ में, जब देशांतर आएगा देशांतर को समझेंगे, इसी प्रकार से समझते रहेंगे। ठीक है, क्लास देखिएगा बड़ी होने वाली है, ये मत पूछिएगा कि कितने कितने घंटे क्लास होने वाली है। ठीक है, आप लोग सिर्फ पढ़ते रहिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से स्टडी चल रही है आपके लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, क्या कहता है हमसे कि अक्षांश के संदर्भ में कौन से कथन सही है। तो भाई अक्षांश तो हमने पढ़ ही लिया ना, अक्षांश क्या होता है, अक्षांश किसे कहते हैं। अब देखिएगा लगातार हम इसका रिवीजन भी करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा यहाँ पर। तो भाई यहीं पर आपको क्लास में ही सब याद कराने की प्रमुख बात है, यानी कि उद्देश्य क्या है कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो आपको पता है कि जो नॉर्थ से साउथ के मध्य जो एंगुलर डिस्टेंस होता है, क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको अक्षांश कहते हैं। एंगुलर डिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री रेखा जो होती है वो अक्षांश रेखा कहलाती है। 0 डिग्री की जो रेखा होती है वो आपकी अक्षांश रेखा कहलाती है। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या विविध होती है। तो बिल्कुल सही है, अक्षांश रेखा एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या विविध होती है। तो बात तो सही है, यानी कि पहला वाला सही है। अक्षांश रेखा समय की पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या, तो समय की कोई पहचान, समय की तो कोई हमने बात ही नहीं करी यहाँ पर, तो समय की पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण नहीं है। तो समय की पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण नहीं है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, तो भाई डिग्री में ही तो मापा जाएगा अक्षांशों को। अक्षांशों को तो हमेशा इसी मापा जाता है। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त के 1/4 होती है। देखिएगा पॉइंट को समझिएगा, क्या कहता है पॉइंट, विषुवत वृत्त यानी कि मेडिटेरियन की बात करेंगे, इक्वेटर की बात करेंगे, दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की 1/4 है। क्या, कितनी है, 1/4 है। क्या, बिल्कुल सही है, 1/4 है। 60 डिग्री पर कितनी होती, 60 डिग्री पर 1/2 होती है भूमध्य रेखा की। 80 डिग्री पर कितनी होती है, 1/6 होती है। ये भी याद रखिएगा, पढ़ा है ना। कोणीय मूल्य जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। लंबाई क्या होगी, घटेगी। ठीक है, उच्च अक्षांश किससे होगा, ध्रुवीय भाग पर उच्च अक्षांश होगा। निम्न किस पे होगा, निम्न होगा आपके भूमध्य रेखीय भाग पर। निम्न किस पे होगा, भूमध्य रेखीय भाग पर। ठीक, याद समझ में आया, भूमध्य रेखीय भाग पर निम्न होने वाला है। ठीक, अब देखते हैं क्या रहता आंसर आपका, ए, सी और डी। ए, सी और डी इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन का चयन कीजिए। अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो भाई सही कथन का चयन कराना आप लोगों को। चलो भाई सही कथन देख लेते हैं, सब कथन क्या सही लगते हैं आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं की परिधि समान होती है। सभी अक्षांश रेखाओं की परिधि समान होती है क्या, तो सभी अक्षांश रेखाओं की परिधि समान नहीं होती। सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। तो सभी अक्षांश रेखाएं भाई नहीं बांटती ग्लोब को 2 बराबर भागों में। सभी अक्षांश रेखाओं का काल्पनिक भूतल केंद्र से गुजरता है। सभी अक्षांश रेखाओं का काल्पनिक तल भू केंद्र से गुजरता है, गलत है, ये तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। सभी अक्षांश रेखाएं लगभग समान दूरी पर होती हैं। तो सभी अक्षांश रेखाएं लगभग में ही समान दूरी पर होती हैं। तो सभी अक्षांश रेखाएं लगभग समान दूरी पर होती हैं क्या, तो सभी अक्षांश रेखाएं लगभग समान दूरी पर होती हैं।
तो कह देते हैं बी, यानी कि डी वाला सिर्फ सही है, बाकी सब क्या है, गलत है आपके। ठीक है, डी वाला सही है, बाकी सबके सब क्या है, गलत है आपके। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मानक ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? एक मानक ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो भाई मानक ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? एक क्वेश्चन है, ग्लोब पर दो बिंदु हैं, नॉर्थ 90 डिग्री और 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। ये क्या है, दोनों बिंदु हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके पॉइंट हैं। अगर ये दोनों दोस्तों पॉइंट हैं तो रेखा कौन सी होगी? भूमध्य रेखा आपकी होगी। कौन सी रेखा होगी आपकी? भूमध्य रेखा होगी। ठीक, अब भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो ये रेखा है, उत्तरी गोलार्ध पर 89 खींचे जा सकते हैं, दक्षिण गोलार्ध पर भी 89 खींचे जा सकते हैं। 178 हो गया, प्लस में बंद कर दिया जो कि इससे संबंधित है आपके, 179 हो गई। 179 में अगर दो बिंदुओं को भी मिक्स कर दिया तो 181 हो गए, 181 हो गए आपके। ठीक है, तो यहां का जो आंसर होगा वो इसी प्रकार से चलेगा, इसी प्रकार से चलेगा। इस पर भी देख सकते हैं, यानी कि 89 खींची जा सकती हैं, 89 खींची जा सकती हैं, और एक मेडिटेरियल लाइन। ओवरऑल की बात करेंगे 179 हो गई। अगर इसमें दो बिंदु को भी जोड़ दें, दो पॉइंट को भी जोड़ दें तो भाई कितना बैठेगा? तो 181 बैठेगा। क्या दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया पेपर में? तो हो सकता है दोनों प्रकार से पूछा गया हो, देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, हर बात है आपके पास, आप घबरा क्यों रहे हैं इस बात को? ठीक है, देखिएगा पूरा कुआं खोदिएगा, पता चले कि पूरा कुआं ना खोदो और निकले भी कुछ ना, समझना भी जरूरी है। ठीक है, जैसे ग्लोब पर 89 खींची, फिर 89 खींची हमने, दोनों गोलार्धों पर एक जोड़ दी, 179 हो गई, 179 हो गई। लो भाई हो गया काम, कितनी हो गई? 179। अगर 181 ऑप्शन दे रखा होता तो क्या करते? ठीक है, 181 कुआं पूरा खोदो तभी पानी निकलेगा। अच्छा मान लो कि पानी 100 फीट पे है और तुम 99 फीट खोद रहे हो, तो क्या फायदा है? पानी निकलेगा। पानी तो 100 फीट पे है ना, 99 फीट पे थोड़ी ना है जो निकल आएगा। इसी प्रकार अगर कटाप 32 नंबर की लगी है, कटाप 33 नंबर की लगी है, तो 32 लाने से कोई फायदा नहीं है। 33 लाओगे तभी सिलेक्शन होगा, 32 ले आओगे तो कोई नहीं पूछ रहा तुमसे। इसलिए क्वेश्चन सब करिएगा, क्योंकि अगर पेपर में बात है तो कटाप कौन के लिए कर रहा है, मेहनत इस बात पर निर्भर करती है। पढ़ने वाले तो बहुत सारे नहीं, कटाप कौन के लिए कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात करिए, अगर 100 फीट पर पानी है तो 99 फीट खोदने से कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब इसमें अगर 181 होता, जैसे इस ऑप्शन में बात करेंगे तो इसमें 181 है आपका, 181 है। यदि अक्षांश समानांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर पूरे ग्लोब पर खींचा जाए तो विषुवत रेखा सहित अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या कितनी होगी? अब कर विषुवत रेखा सहित कितनी होगी? तो विषुवत रेखा के सहित तो 179 होगी, विषुवत रेखा के सहित 179 होगी। वैसे आपका 88 88 88 और 88 होगा। ठीक है, 179 होगी, 179 में दो जोड़ देंगे तो 181 होगी। लेकिन जिस वर्ष इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था उस प्रकार आंसर 181 को माना गया था, क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ दोनों को इसमें रखा गया था, दोनों को इसमें रखा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बृहद वृत्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए बृहद वृत्त आखिर होता क्या है? बृहद वृत्त की बात करेंगे तो बृहद वृत्त को हम कहते हैं भूमध्य रेखा पर हमेशा बनेगा, ग्रेट सर्किल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ग्रेट सर्किल बोलते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पर बनेगा, विषुवत रेखा पर बनेगा, विषुवत रेखा पर भी बनेगा। विषुवत रेखा के बाद बात करेंगे तो जीरो अक्षांश रेखा पर भी बनेगा। ग्रेट सर्किल होता है, क्या होती है इसकी विशेषताएं के बारे में सही कथन नहीं है, सही कथन नहीं पूछ रहा है। प्रत्येक बृहद वृत्त परिधि को समान अक्षांशों में बांटता है, तो बिल्कुल बांटता है बृहद वृत्त। यानी कि ग्रेट सर्किल, ग्रेट इंडियन सर्कस कौन सी मूवी में है आपके बता सकते हो? ग्रेट इंडियन सर्कस, धूम। प्रत्येक वृत्त
प्रत्येक बृहद बृहद पृथ्वी की परिधि है, बिल्कुल सही है। बृहद बृहद भूपृष्ठ पर अब स्थानों के बीच दीर्घतम यात्रा मार्गों को चिन्हित करते हैं। बृहद बृहद वह बृहत्तम वृत्त है जिसे दो निर्धारित बिंदुओं के मध्य से पृथ्वी के चारों ओर से अंकित किया जाता है। बिल्कुल, हाँ भाई, अंकित है ना, अंकित किया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये ही गलत है। फिर असत्य कथन को पहचानिए भाई, असत्य कथन को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 590। कितना है क्वेश्चन? 590 है। 590 को अगर अच्छे तरीके से कर लिए तो भाई देखिएगा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं भाई असत्य को पहचानिए। क्या पहचानना है? असत्य को पहचानना है, ठीक है। अब देखिएगा, किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की वह कोणीय दूरी है जो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण उस स्थान के यामोत्तर पर पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। बताइएगा बात सही है गलत है? तो भाई मैंने बताया एंगुलर डिस्टेंस है। क्या है आपका? एंगुलर डिस्टेंस है जो मापा जाता है, ठीक है। तो पहला तो ठीक हो गया, एंगुलर डिस्टेंस है जो मापा जाएगा आपका। एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा समानांतर रेखा कहलाती है। तो बिल्कुल कहलाती है। एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो समानांतर रेखा कहलाती है। ये भी बात ठीक है। विषुवत वृत्त सहित अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या 179 होती है। बिल्कुल होती है, 179 ही तो होती है ना, 179 ही होती है, अभी बताया। उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में से प्रत्येक में अक्षांश समानांतरों की संख्या 90 यानी कि 90 होती है। क्या कितनी होती है? 89 होती है प्रत्येक की। 89 अगर होती है तो भाई यही वाला गलत है, ठीक है। कितनी होती है? 89 होती है, तो यही वाला गलत है, ठीक। याद रखिएगा, देखिएगा एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से कर रहे हैं, मुझे पता है, ठीक है। अच्छी तरीके से आप कर भी लेंगे। जमीन पर दो अक्षांशों की वास्तविक दूरी लगभग कितनी होती है? जमीन पर दो अक्षांशों की वास्तविक दूरी लगभग कितनी होती है? 311 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 111 किलोमीटर या 200 किलोमीटर होती है? कितनी होती है? देखिएगा कितनी होती है। क्या मैंने इस बात को आपको बताया कि कितनी होती है या कितनी नहीं होती है? ठीक है, ये देखिए कितनी होती है, 111.13। देखिए तभी मैंने कहा कि शुरुआत से समझिएगा आप लोग। अगर शुरुआत से अच्छे से समझेंगे तो हो सकता है कि आगे जो भी क्वेश्चन आपको मिले उस पे आप आराम से कर दें। 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर होती है, राइट। ठीक है, इसीलिए बताया कि शुरुआत से पढ़िएगा, ठीक से पढ़िएगा। अक्षांशों के समानांतरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अक्षांश के समानांतरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? समान अक्षांश के स्थानों को जोड़ने वाली विशालतम के समानांतर के रूप में जाना जाता है। समान अक्षांश के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को विशालतम के समानांतर के रूप में जाना जाता है। वे भूमध्य रेखा से प्रयास प्रारंभ होती हैं, भूमध्य रेखा से प्रारंभ होते हैं और इसके समानांतर चलते रहते हैं। सभी समानांतर लंबाई में समान होते हैं। ग्लोब पर सभी समानांतर वृत्तों के रूप में खींचे जाते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, बताइएगा। देखिएगा स्क्रीन पर, बताइएगा कौन सा प्रश्न गलत है। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा कठिन प्रश्न बन रहा है, लग रहा है। चलिए फिर से धीरे धीरे पढ़ते हैं। समान अक्षांश के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, समान अक्षांशों के स्थान को जोड़ने वाली रेखा को विशालतम के समानांतर रूप में जाना जाता है। बिल्कुल बात ठीक है। वे भूमध्य रेखा से प्रारंभ होते हैं। बिल्कुल, भूमध्य रेखा जीरो अक्षांश रेखा से प्रारंभ होते हैं और इसके समानांतर चलते हैं। क्या चलते हैं? समानांतर चलते हैं, सीधे सीधे चलते हैं, विपरीत नहीं चलते। तो बिल्कुल सही है। सभी समानांतर समान लंबाई में समान होते हैं। क्या सभी समानांतर लंबाई में समान नहीं होते? सभी समानांतर लंबाई में समान नहीं होते। अक्षांश लंबाई में समान होते हैं,
ग्लोब पर सभी समानांतर वृत्तों के रूप में खींचे जाते हैं, तो बिल्कुल सही है, वृत्तों के रूप में खींचे जाते हैं, यानी कि ऑप्शन जो होगा सी वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन होगा सी वाला। आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, अगर मैं बात करूं 66 सही 1/2, नॉर्थ में बात करता हूं 66 सही 1/2, साउथ में अगर बात करूं तो भाई नॉर्थ में क्या कहलाएगा? आर्कटिक वृत्त कहलाएगा, आर्कटिक वृत्त, और ए अंटार्कटिका वृत्त कहलाएगा। सही है ना, वृत्त कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। साउथ और नॉर्थ का बहुत बड़ा खेल है। क्या कहलाएगा कि आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? उष्णकटिबंधीय कहते हैं, 2 अक्षांश के मध्य, शीत क्षेत्र कहते हैं, उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं, दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं, शीत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्षेत्र हैं आपके शीतोष्ण क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? स्थिति है, आगे 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 2 क्षेत्र देखिएगा। उत्तरी शीत क्षेत्र क्या होता है? आर्कटिक वृत्त कितना होता है? 66.5 डिग्री उत्तर, और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर के बीच होता है, यानी कि आर्कटिक वृत्त और आपके उत्तरी ध्रुव के बीच होता है। इसमें शीतोष्ण नहीं, यानी कि शीत क्षेत्र होगा। ये तो यही वाला हो गया। दूसरा क्या होता है? दक्षिण शीत क्षेत्र क्या होता है? आर्कटिक अंटार्कटिका वृत्त और दक्षिणी के बीच में होता है। जैसे हमसे पूछा गया था आर्कटिक, देखिएगा समझिएगा इस लाइन को, आर्कटिक वृत्त, और इसने पूछा था आपके उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। अगर पूछ लेता अंटार्कटिका और दक्षिणी ध्रुव के बीच में क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव के बीच में क्या होता है? तो दक्षिण शीत क्षेत्र होता है, यहां पर भी दक्षिण शीत क्षेत्र होता है, और उसे उत्तरी, उसे उत्तर, उत्तर शीत क्षेत्र होता है। ठीक है, एंगल मैंने आपको बता दिया, यहां का एंगल है आपका 66.5 डिग्री साउथ का एंगल बनेगा, यहां आपका एंगल जो बनेगा वो 66.5 डिग्री नॉर्थ का एंगल बनेगा। क्या बनेगा? नॉर्थ का एंगल बनेगा दोस्तों। ठीक है, शीतोष्ण क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर तथा आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित है, यानी कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के उत्तर में कौन सा क्षेत्र स्थित है? तो उसे हम कहते हैं उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, शीतोष्ण क्षेत्र हैं आपके दक्षिण शीतोष्ण क्षेत्र में मकर रेखा होती है, मकर रेखा और अंटार्कटिका के बीच कौन सा क्षेत्र होता है? दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र होता है आपका। ठीक है, दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र होता है, और उष्णकटिबंधीय के बीच में क्या होती है? कर्क रेखा होती है, उत्तर और मकर रेखा दक्षिण के बीच स्थित होती है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय कहलाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है। एक क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? दक्षिण समशीतोष्ण मकर रेखा और अंटार्कटिका वृत्त के बीच में, है ना। देखिएगा मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री साउथ, और अंटार्कटिका वृत्त 166 डिग्री। अगर बात करेंगे एस, दोनों में एस बन रहा है, दोनों में एस बन रहा है तो दक्षिण होगा, और दक्षिण में क्या होगा? समशीतोष्ण क्षेत्र होगा, समशीतोष्ण क्षेत्र होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र होगा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। बात समझ गए दोस्तों? तो यही आपके पेपर में आने वाले हैं
इसको भी समझिएगा कि भाई देखिएगा कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त जो होता है, यानी कि कर्क रेखा की बात करेंगे, यहां पर बात कर लेते हैं। कर्क रेखा का एंगल 23.5 डिग्री नॉर्थ में और आर्कटिक वृत्त 23.5 डिग्री नॉर्थ में जब होगा तो इसका क्षेत्र क्या कहलाएगा? समशीतोष्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाएगा आपका। ठीक है, समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाएगा। दक्षिण तो आपका हो जाएगा आर्कटिक वृत्त, कितना होगा आर्कटिक में? 66.5 डिग्री क्या होगा? नॉर्थ में। और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र कहलाता है। ये सब बातें आप लोग समझिएगा। अगर ये बातें अच्छे से आप लोग समझते हैं तो उम्मीद मैं रखता हूं कि जो भी प्रश्न आपके पेपर में नेक्स्ट बनेंगे वो आप सभी अच्छे से हल कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न हैं तो क्लास पर बने जरूर रहिएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से तो हम शुरुआत करे हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की। बर्ड ज्योग्राफी का पहला टॉपिक ही अगर हमें समझ में नहीं आया तो आगे क्या समझेंगे, है ना। एक लाइन है, उठो जागो और जब तक मत रुको जब लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अगर नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल मत पढ़ो, है ना। मैंने क्या बताया, जहां 100 फीट पर पानी है वहां 99 फीट खोदने से कोई फायदा नहीं है। अगर कटऑफ में आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, है ना, पीसीएस वाले आपके प्रीलिम्स एग्जाम देने के बाद मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो भाई कोई करने से कोई फायदा नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो मेहनत उतनी करो जितनी ज्यादा से ज्यादा कर पाओ, है ना, वरना बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। अब मान लीजिएगा मैथ में एसएससी में 25 क्वेश्चन आ गए, 25 में से 20 क्वेश्चन तो ओवरऑल सब स्टूडेंट कर देगा, जो भी मेहनत कर रहा होगा वो कर देगा। लेकिन अगर कट ऑफ 21 पे लगी तो उन 20 क्वेश्चन करने का क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा भाई उन 20 क्वेश्चन करने का, ठीक है। उन 20 क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो जो हम समझ रहे हैं वो समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि समझना ही तो हमारे लिए सबसे बुद्धिमानी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पीडीएफ पीडीएफ बहुत चाहिए। आर्कटिक वृत्त स्थित होता है, आर्कटिक वृत्त कहां पर स्थित होता है बताइएगा? बहुत सरल है कि आर्कटिक वृत्त भाई कहां पर स्थित होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा, पूर्वी गोलार्ध में होगा या पश्चिमी गोलार्ध में होगा? बताइएगा। 594 नंबर का क्वेश्चन है और 594 पे हमने पता है कि आर्कटिक वृत्त आखिर होता क्या है, ठीक है। आर्कटिक वृत्त होता है आपका साउथ में, 66.5 डिग्री साउथ। देखिएगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताइएगा, क्या हम इसे 66.5 ऐसे लिख सकते हैं? देखिएगा ये मैथमेटिक्स की भाषा हो गई आपके, ये मैथ्स की भाषा हो गई आपके, ये आपकी ज्योग्राफी के अंतर्गत है। कैसे हैं? समय के अनुसार आते हैं आपके, कैसे आते हैं देखिएगा। अभी देखिए बताते हैं, जैसे 30 बटे अगर हम 60 करें तो हमें 1/2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1/2। ये क्या है? मिनट। ये क्या है? आधा, ठीक, 1/2 मिलेगा। इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। किस गोलार्ध में स्थित होगा? दक्षिणी गोलार्ध में। देखिएगा ना यहां से स्पष्ट हो रहा है क्या करा, दक्षिणी गोलार्ध में। अगर यहीं पर पूछा जाता कि आर्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में है तो उसके आगे एन लगा होता है। आर्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में है तो उसके आगे तो एन लगा होता है, तो हम कहते हैं 66.5 डिग्री क्या होगा? नॉर्थ की तरफ होगा। ये किस गोलार्ध में स्थित होगा? ये उत्तरी गोलार्ध में। ये बताते हैं कि एन है, एस है, किस गोलार्ध के हिस्से होंगे तो उत्तरी गोलार्ध के हिस्से होंगे, ठीक है। आर्कटिक वृत्त किस गोलार्ध का हिस्सा होगा? उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा होगा, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान अंटार्कटिका में स्थित नहीं है? तो कौन सा अनुसंधान ऐसा है जो अंटार्कटिका में स्थित नहीं है? बताइएगा भाई, कौन सा अनुसंधान ऐसा है जो अंटार्कटिका में स्थित नहीं है? दक्षिण गंगोत्री, हिमाद्री, भारती या मैत्री? बताइएगा कौन सा होगा जो नहीं स्थित है आपका, ठीक है। ओके, देखिएगा अंटार्कटिका में नहीं है तो अंटार्कटिका का पहला कौन सा है? अंटार्कटिका का पहला है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री क्या है? पहला है। उसके बाद मैत्री को बनाया गया और फिर आपके भारती को बनाया गया।
तो तीनों तो अंटार्कटिका में है, यानी कि हिमाद्री नहीं है। तो हिमाद्री कहां पर है? हिमाद्री आर्कटिक, आर्कटिक का पहला, आर्कटिक का पहला स्थायी अनुसंधान संस्थान है। स्थायी अनुसंधान संस्थान है। स्थायी अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, स्थायी अनुसंधान संस्थान है, पहला स्थायी अनुसंधान संस्थान है हिमाद्री। कब बना था? तो हम कह सकते हैं 1 जुलाई 2008 को बना था। 1 जुलाई 2008 को बना था ये, ठीक है, 1 जुलाई 2008 में ये बना था हिमाद्री। दक्षिण गंगोत्री की बात करेंगे, ठीक है, अगर दक्षिण गंगोत्री की बात करेंगे तो 1983 1984 के अंतर्गत बना था, 1988 1989 के अंतर्गत बना था, 2012 में बनाया गया, 2012 में बनाया गया, ठीक, याद रखिएगा तीनों पॉइंट, 2012 में बनाया गया था, ठीक है, 2012 में बनाया गया था, राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना? हो रहा है ना आराम से, एकदम जबरदस्त तरीके से, मजा आ रहा है ना? बड़ी क्लास होने वाली है। अभी क्या, अभी तो अक्षांश ही समाप्त नहीं हुआ, अक्षांश पर ही हमें टाइम इतना लग गया, ठीक है, अभी तो चल ही रही है, हिमाद्री हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। डिग्री पर अक्षांश के रूप में जाना जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक है, 0 डिग्री पर अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है, ये क्वेश्चन होगा। 0 डिग्री अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? 23.5 डिग्री रेखा जो होती है वो कर्क रेखा होती है, रटा दूंगा एकदम। अंटार्कटिका पर 66.5 डिग्री का तो होता है, लेकिन साउथ में होता है, ठीक है। मकर रेखा 23.5 डिग्री तो होती है, लेकिन कहां होती है भाई? कहां होती है? नॉर्थ में होती है। ओ सॉरी, मकर रेखा कहां होगी? साउथ में होगी। भूमध्य रेखा 0 अक्षांश रेखा होती है, भूमध्य रेखा 0 अक्षांश रेखा होती है दोस्तों, है ना। भूमध्य रेखा कह सकते हैं, विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। एक एक पॉइंट चीजें रटा दूंगा मैं, है ना। आप सिर्फ क्लास सिर्फ वॉच करिएगा, क्लास आपको सिर्फ वॉच करनी है, बाकी गारंटी हमारी है रटाने की। रटाने का मतलब ये नहीं कि रट्टा मार रहे हैं भाई, समझ रहे हैं पूरी तरीके से, एक एक क्वेश्चन पर समझदारी दिखा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डील कर रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं कितनी बार डील कर चुका हूं, इन चीजों को देखिएगा, इन चीजों को आपके दिमाग में बस जानी है, यानी कि दोबारा क्लास की जरूरत ना पड़े। अगर नोट्स बना लिए तो पेपर के टाइम पर हमें नोट्स क्यों जरूरी है? अच्छा बताइए, नोट्स क्यों जरूरी है? नोट्स क्यों बनाते हैं हम? क्योंकि एग्जाम, मान लीजिएगा हमारा पेपर जुलाई में होने वाला है, तो जून से हम स्टडी को चालू करते हैं, रिवीजन स्टडी, फिर से रिवीजन स्टडी, ठीक है। कुछ नया मत पढ़िएगा। हम लोग भागते ना कि मैराथन क्लास के अकॉर्डिंग अगर हम लोग भागेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक। मैराथन क्लास पर नहीं भागना है, मैराथन क्लास पर अगर हम भागेंगे तो कोई फायदा नहीं है हमारा मैराथन क्लास पर भागने से, ठीक है। क्योंकि नया अगर कुछ हम पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं। जो आपने रिवीजन के लिए जो नोट्स बनाए हैं, जो रिवीजन के लिए, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं आप लगातार क्लास को देखिए, देखिए डेली एक क्लास आ रही है, अभी हमारी 4 बजे, ठीक है। अभी आपके पास कम टाइम है क्या? अभी आपके पास ज्यादा टाइम है, तो हम नोट्स को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं ना, उनका तो सबसे पहला उद्देश्य ये है कि वो एक एक सब्जेक्ट को कवर करते हुए चले। तो ये जो सीरीज जो चल रही है, पुराने स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उनको तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नए स्टूडेंट के लिए जरूरत इसकी क्या है कि बनाने के फॉर्मेट में, है ना, और डिटेल फॉर्मेट में एक नोट्स को कॉपी पेस्ट करते चले अपना। और कॉपी पेस्ट अगर करते वो चलेंगे तो उन्हें एग्जाम टाइम पर, जो कि सिलेबस को हम समाप्त करा देंगे, जो एग्जाम टाइम पर आपके लिए लगातार शुरू होगा, क्या होगा? लगातार शुरू होगा एग्जाम के टाइम पर, जो आपको सबसे ज्यादा सफलता दिलाने में यही क्वेश्चन मदद करेंगे। प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम के बाद मेंस की तैयारी करेंगे, जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही लगातार श्रृंखला चल रही है और चलती भी रहेगी आपके लिए, श्रृंखला को चलाते भी रहेंगे, ठीक है। श्रृंखला में कोई भी कमी होने वाली नहीं है आपके, राइट। तो ये देखिएगा, चलिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी एग्जाम के लिए,
ठीक है, एसएससी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, किस देश से नहीं गुजरती है। तो आप लोग देखिएगा कि भूमध्य रेखा, आप सभी लोगों को पता है कि भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश के बाद में हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या करती है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि बीच से ग्लोब को काटती है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा देखिएगा 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने, 13 देशों से होकर गुजरती है। 13 देशों से 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है और 3 जल निकाय से होकर गुजरती है। 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। तो 13 देशों, 3 महाद्वीपों, 3 जल निकाय से होकर गुजरती है, जिसमें 3 जल निकाय में सबसे पहला आपका विश्व का सबसे बड़ा महासागर, जिसे कहते हैं पैसिफिक महासागर, यानी कि प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। किससे गुजरती है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद सबसे बड़ा जो महासागर है उसे हम कहते हैं अटलांटिक। क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर कहते हैं। अटलांटिक के बाद अगर बात करेंगे तो हिंद महासागर कहते हैं। अटलांटिक के बाद अगर बात करेंगे तो हिंद महासागर कहते हैं उसको। किस महासागर के नाम से जानते हैं, हिंद महासागर के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, किस महासागर के नाम से जानते हैं, हिंद महासागर। 3 द्वीपों की अगर बात करेंगे तो 3 द्वीपों में कौन कौन से, 3 महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप देखिएगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा, एशिया महाद्वीप, वो भी आपके भूमध्य रेखा से होकर जाता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप चौथा, जिसे हम कहते हैं दक्षिणी अमेरिका, कॉन्टिनेंटल, दक्षिणी अमेरिका। तो देखिएगा एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इतना तो आप सभी लोगों को दिख ही रहा है। ठीक है, अगर दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो किन किन देशों से गुजरती है, तो हम कह सकते हैं इक्वेडोर से गुजरेगी, आपके इक्वेडोर से गुजरेगी। इक्वेडोर के बाद ब्राजील से गुजरेगी। ब्राजील के बाद से देखिएगा कोलंबिया से गुजरेगी। अब दक्षिण अमेरिका के मात्र 3 देशों से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के मात्र 3 देशों से गुजरती है, इक्वेडोर, ब्राजील, कोलंबिया से गुजरती है। ठीक है, अब देखिएगा एशिया के कितने देशों, भारत से गुजरती है, बिल्कुल नहीं गुजरती भारत से। कहां से गुजरेगी, इंडोनेशिया से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी भाई, इंडोनेशिया से गुजरेगी, मालदीव से गुजरेगी, किरिबाती से गुजरेगी। ठीक है, अब एशिया से गुजर गई, एशिया में इंडोनेशिया, मालदीव, किरिबाती, क्या भारत से गुजरती है भूमध्य रेखा, तो भारत से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, भारत से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। अब आया अफ्रीका, अफ्रीका में देखिएगा युगांडा से गुजरेगी, युगांडा से गुजरेगी, केन्या, गैबोन, साओ टोम, कांगो गणराज्य, कांगो 2 कह सकते हैं, कांगो को 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक राज्य, कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक राज्यों से गुजरती है। राइट, समझ में आ गया। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक बचा है, एक हमारा कौन सा बचा है, अफ्रीका महाद्वीप में बचा है सोमालिया, सोमालिया। ठीक है, 13 देशों से गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है, 13 देशों से। तो आप अब स्टेटस बना सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं कि भाई जो बची है, क्या ट्रिक है कोई, देखिए ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक अगर याद करते रहेगा तो कुछ नहीं। एशिया महाद्वीप में 48 देशों में से मात्र 3 देशों से गुजरती है, वैसे प्री सेप से भी गुजरती है लेकिन उसको मैटर नहीं करते। अफ्रीका देखिएगा इतने देशों से गुजरती है,
दक्षिण अमेरिका में आपके इतने देशों से गुजरती है, ठीक है। युगांडा से गुजरती है, थाईलैंड से नहीं गुजरती। थाईलैंड कहीं नहीं मिला क्योंकि एशिया महाद्वीप में पड़ेगा, थाईलैंड से नहीं गुजरेगी, यही तो आंसर होगा। गैबान से तो गुजर रही है, इंडोनेशिया से भी गुजर रही है, ठीक है, सबसे गुजर रही है। ओके, अब देखिएगा, भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। देखिएगा, एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बने, इस बात को याद रखिएगा। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, किस देश से होकर नहीं गुजरती है। कांगो से तो गुजरेगी क्या, युगांडा से भी गुजरेगी, केन्या से भी गुजरेगी, किससे नहीं गुजरेगी, नाइजीरिया से नहीं गुजरेगी। देखिएगा, उधर नहीं चलेंगे, सिर्फ यहीं पर देखो, अभी तो पढ़ा हमने, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, करे भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। गैबॉन से गुजरती है, सोमालिया से गुजरती है, गिनी से नहीं गुजरती। पहला नंबर 3 वाला, देखिए 1 और 2 अगर हमें सोमालिया ही पता है तो देखिएगा 1 और 2 वाला तो नहीं होगा ना, तो जी होगा। 2 वाला तो होगा नहीं, नहीं पूछा है, तो इसी में से होगा, तो 1 वाला भी नहीं होगा। 3 और 4 वैसे ही दिख रहा है हमें, 3 और 4 इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से करेंगे। गिनी से भी नहीं गुजरती है, रवाडा से भी नहीं गुजरती है, ठीक है, इनसे नहीं गुजरती है। राइट, बात समझ में आ गई। एक एक पॉइंट, एक एक चीज क्लियर हो रही है क्या, हो रही है ना, ठीक, गुड आंसर। ठीक, किस दिन सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो किस दिन सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो भाई भूमध्य रेखा पर दिन व रात बराबर होते हैं क्या, क्योंकि इस पर भूमध्य रेखा पर दिन, डे एंड नाइट क्या बराबर होते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि भूमध्य रेखा पर डे और नाइट क्या बराबर होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर दिन सदैव कितने घंटे का होता है, दिन सदैव 12 घंटे का होता है। भूमध्य रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य के लंबवत कब होगा, एक तो 21 मार्च को होगा, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सूर्य क्या होगा, लंबवत होगा। 21 मार्च के बाद 23 सितंबर को, ठीक है। तो देखिएगा, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार दिन व रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्ष में 2 बार दिन व रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च को बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। क्या बनाते हैं, 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस बनाते हैं। आप कमेंट बताइएगा 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो 21 मार्च बाद 23 सितंबर को, 21 मार्च सूर्य के लंबवत पड़ेगी, यानी कि सूर्य के सीधे सीधे लंबवत पड़ेंगी आपके, कौन सी, 21 मार्च को, ठीक है। 21 जून देखेंगे, 22 दिसंबर भी देखेंगे, 23 सितंबर भी हो सकता था, लेकिन 23 सितंबर हो सकता था, 22 सितंबर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, आप देखिएगा 22 दिसंबर यहां पर है आपके, 23 सितंबर यहां पर है, 22 जून यहां पर है, और 21 मार्च आपके यहां पर है। 22 जून नहीं होगा, 21 जून होगा, गलत हो गया वो, ठीक है। देखेंगे, परेशान मत हो, हम है ना उसके लिए, उसमें कोई बात नहीं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो भाई कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है, ये पॉइंट तो इंपॉर्टेंट बनते हैं, और ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि कर्क रेखा को पढ़ना पड़ेगा हमें। याद रखो दोस्तों, कर्क रेखा क्या रेखा है भाई, रेखा, कर्क रेखा। कैसे करेंगे कर्क रेखा के क्वेश्चन अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है, मैक्सिको, म्यांमार, भारत और ब्राजील। तो अगर आप इसका आंसर बता सकते हैं, तो मैं तो इसका आंसर बता सकता था, लेकिन आपको मैं बताने वाला हूं एक नई बात, जो कि उसी प्रकार से करेंगे। तो कर्क रेखा, आपको पता है कि 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा को हम कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा को हम कर्क रेखा बोलते हैं। पहले भारत की बात कर लेते हैं, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों 35 जिलों से होकर गुजरती है।
8 राज्यों व 35 जिलों से होकर गुजरती है, राइट। 8 राज्य व 35 जिलों से होकर गुजरती है आपकी कौन सी कर्क रेखा। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिएगा राज्य सबसे लंबी जो गुजरती है वो कहां से गुजरती है, मध्य प्रदेश से। सबसे लंबी जो कर्क रेखा गुजरती है वो मध्य प्रदेश से गुजरती है, और सबसे छोटी गुजरती है राजस्थान से, ठीक है। गुजरात से भी गुजरती है, मिजोरम, मिजोरम के बाद बात करेंगे त्रिपुरा, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल हो गया आपका, और आपके क्या हो गया, झारखंड हो गया। यानी कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। वही कर्क रेखा अगर 23.5 डिग्री की बात करेंगे, और वही कर्क रेखा अगर विश्व में कितने देशों से गुजरती है, तो विश्व के 18 देशों से गुजरती है। कितने देशों से, 18 देशों से, 3 महाद्वीपों से, 3 महाद्वीपों से, और 6 जल निकाय से गुजरती है, 6 जल निकाय से गुजरती है। कितने, 6 जल निकाय से गुजरती है, ठीक है। तो 6 जल निकाय कौन कौन से हो गए, यानी कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, प्रशांत के बाद अटलांटिक महासागर, अटलांटिक के बाद हिंद महासागर, फिर मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी के बाद में लाल सागर, समझते रहिएगा, और ताइवान जलडमरू मध्य, ताइवान जलडमरू मध्य यहां से गुजर रही है, ठीक है। ताइवान जलडमरू मध्य यहां से गुजर रही है। नोट्स बनाते चलिएगा, आज के बाद आपके कर्क रेखा मकर रेखा किसी से भी क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला, ठीक है। कितने देशों से गुजरती है, तो देखिएगा उत्तरी अमेरिका से गुजरेगी मकर रेखा, आपके दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है, उत्तरी अमेरिका से गुजरेगी, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के किन दो ही देशों से गुजरती है उत्तरी अमेरिका के, एक तो बहामास, दूसरा मैक्सिको, बहामास और दूसरा क्या, मैक्सिको, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरेगी, किससे, अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका के बाद में आपके एशिया महाद्वीप से गुजरेगी। तो क्या अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है, बात तो ये भी पता होनी चाहिए, अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में देखिएगा कितने देशों से होकर गुजरेगी, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया, अल्जीरिया, अगर बात करेंगे नाइजीरिया से गुजरेगी, अल्जीरिया, नाइजीरिया से गुजार दिया हमने। अल्जीरिया देखिएगा, अब इक्वेडोर से तो गुजरेगी नहीं, मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, माली हो गया, पश्चिमी सहारा हो गया, चाड हो गया, इनसे गुजरेगी। मिस्र हो गया, माली, लीबिया, चाड, और पश्चिमी सहारा। देखिएगा जो एलो से लिखे हैं पश्चिमी सहारा, वो सब अफ्रीका है, ठीक है। ओमान से गुजरेगी, म्यांमार से गुजरेगी, यूएई से गुजरेगी, सऊदी अरब से गुजरेगी, क्या भारत से गुजरेगी, सऊदी अरब के बाद भारत से भी तो गुजरेगी। देखिए कितने देश हो गए, 18 देशों से भैया गुजर रही है। बहुत मुश्किल बात है याद करना, क्या मुश्किल बात है ना। कहां से गुजरेगी, बांग्लादेश से गुजरेगी, बांग्लादेश के बाद चीन से गुजरेगी, चीन के बाद ताइवान से गुजरेगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक देश बचा है, कौन सा बचा है भाई, एक देश बचा है, कौन सा बचा है, देखो जरा,
ओमान, म्यांमार, यूएई, सऊदी अरब, भारत, बांग्लादेश, चीन, ताइवान, नाइजीरिया, अल्जीरिया, मिस्र, माली, लीबिया, चार, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया बचा हुआ है। क्या होगा? मॉरिटानिया, मारिटानिया। ठीक है, आपके 18 देशों से 3 महाद्वीपों से गुजरती है। ठीक है, किससे नहीं गुजरती? ब्राजील से। आंसर क्या होगा? ब्राजील से भाई नहीं गुजर रही। ठीक, ब्राजील से नहीं गुजर रही। ठीक है, याद रखिएगा। किससे नहीं गुजर रही? ब्राजील से। कर्क रेखा सूर्य की किरणों पर किस दिन लंबवत पड़ती है? कर्क रेखा सूर्य की किरणों पर किस दिन लंबवत पड़ती है? 21 जून को। 21 जून को सूर्य पर लंबवत पड़ती है, तो सबसे बड़ा दिन, तो सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, वह सबसे छोटी रात होती है। कर्क रेखा सूर्य के लंबवत कब आती है? 21 जून को आती है। कर्क रेखा सूर्य के लंबवत कब आती है? 21 जून को आती है। ठीक है, सबसे बड़ा दिन। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 22 जून नहीं होगा, मैंने बताया था 21 जून होगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही रिवर। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। माही रिवर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, 21 जून। आंसर क्या होगा? 21 जून। और भूमध्य रेखा को कौन सी काटती है? जायरे। जायरे बोली या कांगो नदी बोलते हैं, भूल गए थे, बता दिया। ठीक है, याद रखिएगा, भूमध्य रेखा को भी काट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है हमारा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में निम्नलिखित किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? लो भाई, एक भी रेखा छोड़ मत देना। अगर एक भी रेखा तुमने छोड़ दी ना तो बात खराब हो जाएगी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती? तो पहले तो मकर रेखा पता होनी चाहिए ना। क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री साउथ की जो रेखा होती है उसे मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं, राइट। मकर रेखा क्या करती है? 10 देशों से गुजरती है, 10 देशों से गुजरती है। 10 देशों के बाद में 3 महाद्वीपों से गुजरती है और 3 जल निकायों से गुजरती है। जल निकाय तो आपके सेम हो गए, इनकी प्रशांत, प्रशांत हो गया, हिंद महासागर हो गए और आपके अटलांटिक महासागर हो गए। ठीक है, क्या हो गया? अटलांटिक महासागर हो गए। ठीक, अब देखिएगा, अब बात यहां पर अटक के आती है कि भाई ये कितने कितने, एक तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरेगी, ऑस्ट्रेलिया से गुजरेगी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरेगी तो सिंपल सी बात है, ऑस्ट्रेलिया देश भी तो होगा ना, ऑस्ट्रेलिया देश भी तो होगा ना। एशिया से नहीं गुजरती, अफ्रीका से गुजरती है और दक्षिण अमेरिका से गुजरेगी। यानी कि 3 से गुजरती है। कितने से गुजरती है? 3 से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका 3 से गुजरती है। 3 में से अगर बात करेंगे तो देखिए, दक्षिण चिली से गुजरेगी, अर्जेंटीना से गुजरेगी, पराग्वे से गुजरेगी, पराग्वे से गुजरेगी और ब्राजील से गुजरेगी। ठीक है, क्या क्या होगा? चिली हो गया, चिली के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद अगर बात करेंगे तो पराग्वे, उरुग्वे से नहीं गुजरेगी, पराग्वे से गुजरेगी। ठीक है, और ब्राजील से गुजरेगी, इससे ब्राजील से गुजरेगी। ठीक है, ब्राजील से गुजरेगी, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से गुजरेगी। ठीक है, अब देखिएगा, अगर बात करें अफ्रीका की तो नामीबिया, बोत्सवाना, मेडागास्कर,
दक्षिण अमेरिका, सॉरी दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, इतने देशों से गुजर रही है आपके। ओके, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 9, और एक आपका मोजाम्बिक। मोजाम्बिक तो दक्षिण अमेरिका के किस देश से नहीं गुजरती है, वेनेजुला से नहीं गुजरती है। आंसर क्या होगा, वेनेजुला, वेनेजुला से नहीं गुजरती है, राइट। तो वेनेजुला से नहीं गुजरती है, याद रखिएगा इस बात को, वेनेजुला से नहीं गुजरती है, ठीक है। अब मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है उसको क्या बोलते हैं, लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी बोलते हैं इसको, लिम्पोपो रिवर, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा मकर रेखा से एक क्वेश्चन बनेगा, मकर रेखा किस देश से होकर गुजरती है, बोत्सवाना से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। बोलीविया से नहीं गुजरती है, पराग्वे से गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है। 2 वाला काट दो, बाकी सब सही है। 1 3 4, देखिए जस्ट सेकंड क्वेश्चन कर दिया। जब क्वेश्चन आया होगा ना पेपर में तो अच्छे ढीले पड़ जाओगे इस क्वेश्चन पे, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, ढीले पढ़ने वाले लोग कौन है, ढीले पढ़ने वाले सिर्फ वही हैं जो पढ़ते नहीं है। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है, चिली से गुजरती है, बोलीविया से नहीं गुजरती, पराग्वे से गुजरती है, ब्राजील। ब्राजील से 2 रेखा गुजरती है, एक तो मकर रेखा गुजरती है ब्राजील से, और आपने देखा होगा ब्राजील से ही भूमध्य रेखा गुजरती है। तो मकर रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा ब्राजील से नहीं गुजरती है। 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत किसके ऊपर होता है, 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत होता है कर्क रेखा पर। कब होता है लंबवत, 21 जून को होता है। मकर रेखा पर लंबवत कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। भूमध्य रेखा पर 21 मार्च व 23 सितंबर को लंबवत होता है। 21 मार्च व 23 सितंबर को किस पर होगा, मकर रेखा पर, ठीक है। नदियां भी देख लो, माही नदी काटती है, मकर रेखा को कौन सी नदी काट रही है, मकर रेखा की बात करेंगे तो आपके लिम्पोपो रिवर काटती है, और भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो भूमध्य रेखा को जो नदी काट रही है, भूमध्य रेखा को जो नदी काट रही है उसे कांगो या जायरे रिवर कहते हैं, इसे घड़ियाल कहते हैं। लिम्पोपो को घड़ियाल कहते हैं, कांगो को क्या कहते हैं, जायरे कहते हैं। क्या कहते हैं, जायरे कहते हैं, राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ हजम ना हो रहा हो आप लोगों को, हजम तो करना ही पड़ेगा, हजम क्यों नहीं हो रहा आप लोगों से, ठीक। संपूर्ण पृथ्वी किस दिन बराबर रात बराबर का अनुभव नहीं करती, किस दिन भर रात के बराबर का अनुभव नहीं करती है। तो भाई देखिएगा 21 मार्च को करेगी, 23 सितंबर को करेगी, 22 दिसंबर को नहीं करती है। 22 दिसंबर को दिन रात का अनुभव नहीं करती है, ठीक है, दिन और रात का अनुभव नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार, लिम्पोपो रिवर। कौन सी नदी, लिम्पोपो। अभी तो बताया था मकर रेखा को 2 बार जो काटने वाली नदी है उसे लिम्पोपो रिवर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी, बता चुके ना। तो सिर्फ बल्लाहर के फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं, कई बार आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, क्या बोलते हैं हम, जायरे नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा को 2 बार पार नहीं करती, कौन सी नदी भूमध्य रेखा, मकर रेखा व कर्क रेखा को 2 बार पार नहीं करती, माही कर्क रेखा को करती है, निग्रो किसी को पार नहीं करती। आंसर क्या होगा, निग्रो। एक किसको करती है, एक किसको करती है, अभी मैंने आपको बताया था। लिम्पोपो किसको करेगी, विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है। देखिएगा अभी मैंने कुछ देर पहले एक बात बताई थी कि दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, और विषुवत रेखा पर दिन सदैव कितने घंटे का होता है, 12 घंटे का होता है। तो दिन सदैव 12 घंटे का होता है,
विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का आपात कोण समान होता है। तो सूर्य की किरणों का आपात कोण क्या समान होता है? तो बिल्कुल समान होता है, आपात कोण तो समान होता है। तो कारण भी स्पष्ट है, कथन भी स्पष्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ध्यान से सुनोगे सब कुछ मिलेगा, ध्यान से नहीं सुनोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। किस देश से भूमध्य रेखा मकर रेखा दोनों गुजरती हैं? मैं तो कह सकता हूं, अभी तो मैंने बताया आपको ब्राजील, अभी बताया मैंने आपको ब्राजील। ठीक है, क्या होगा? ब्राजील होगा। ठीक, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है। ठीक, अब यहां से हमने रेखा सभी कंप्लीट कर ली और थोड़ा सा पॉइंट करेंगे देशांतर रेखा की ओर मूव। ओके, चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में देशांतरीय। ठीक है, कि भारत का केंद्रीय देशांतरीय रेखा है। तो भारत की केंद्रीय देशांतरीय रेखा क्या है? देखिए, भारत की केंद्रीय देशांतरीय रेखा है, उसके एंगल की अगर बात करेंगे 82.5 डिग्री आपके पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आता है। पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आता है, ये तो सभी को पता है कि 82.5 डिग्री जो है वो पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आता है। और ये जो मानक समय होता है वो ग्रीनविच का नाम से संबंधित होता है। किससे? ग्रीनविच के नाम से संबंधित होता है। जो ग्रीनविच लंदन से, यानी कि हमारा जो समय है वो लंदन के ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे यानी कि 5 घंटे 30 मिनट क्या है आगे है। और 5 घंटे 30 मिनट आगे है तो ये कहां से लिया आता है? इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से लिया आता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से भी होकर गुजरती है पूर्वी देशांतरीय रेखा हमारी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है। 82.5 डिग्री जो रेखा है उसे पूर्वी देशांतरीय रेखा कहते हैं। क्या भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से? भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे उत्तर प्रदेश से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, और आपके कहां से गुजरती है? तो हम कह सकते हैं आपके आंध्र प्रदेश से गुजरती है। जो बात मैं बता रहा हूं वो सिर्फ आप समझिएगा, उतनी बात अगर आप समझ गए तो आपकी देशांतरी रेखा से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो देशांतरी क्या होता है? 360 घूमता है, और 360 जो होता है वो 180 में डिवाइड हो जाता है। 180 180 दो क्या है? नॉर्थ पोल, यानी कि ये नॉर्थ पोल होगा, ये क्या होगा? साउथ पोल होगा आपके। तभी ये क्या होता है? 360 होता है। क्या होता है? 360 होता है। कितना होता है भाई? 360 होता है ओवरऑल। अगर 360 जो होता है पूरा ओवरऑल, अगर बात करेंगे 360 होता है आपका। ठीक है, बात समझ गए? तो 360 होता है। भूमध्य रेखा पर कितना होता है? 40 या 76। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 360 से तो इनके बीच की दूरी जो आएगी वो आपके कुछ इस प्रकार से आएगी। देखिएगा, है ना, आपको सिर्फ दूरी याद रखनी है। कैसे निकला? दो देशांतरों के मध्य जो समय होता है वो 4 मिनट का होता है, लेकिन अगर बात करेंगे कितने डिग्री का एंगल होता है तो 15 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का एंगल होता है? 15 डिग्री का एंगल होता है। ये तो बात आप लोगों को पता है। कितने डिग्री का एंगल होगा? तो 15 डिग्री का एंगल आपका होता है। 4 मिनट और 15 डिग्री का एंगल होता है। इतनी बात अगर आप लोग समझ गए तो ठीक है। कितने देशों से गुजरती है? तो देखिएगा, यूके से गुजरेगी, फ्रांस से गुजरती है, आपके स्पेन से गुजरती है, माली से गुजरती है, अल्जीरिया से भी गुजरती है, अल्जीरिया से भी गुजरती है, बुर्किना फासो से गुजरती है, फासो, टोंगा से गुजरती है, और घाना से भी गुजरती है ना। इतने देशों से गुजरती है आपकी, राइट, इतने देशों से ये गुजरती है आपके, राइट। तो यहां से याद रखिएगा, इतने देशों से अगर ये गुजर रही है तो यहां पर भी आपके समाप्त हो चुकी है। ठीक है, 2 बार में डिवाइड हो जाती है। भारत की मानक मध्यांतर रेखा कहां पर स्थित है? अच्छा, इसका आंसर नहीं लगाया क्या? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो तो गई आपके। ठीक है, अब देखिएगा रेखा कहां पर स्थित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है क्या? तो यही तो है आपके, अभी तो बताया 5 से गुजरती है। देखिए, भारतीय मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? आंध्र प्रदेश से गुजर रही है, उड़ीसा से गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, यूपी से गुजरती है, और एमपी से गुजरती है। यूपी से गुजरती है, एमपी से गुजरती है। क्या वो 5 राज्य हो गए?
5 राज्य हो गए तो आंसर क्या होगा आपका बिहार। 5 राज्य हो गए तो आंसर क्या होगा आपका बिहार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, अब देखिएगा एकदम जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन, जो कि हम क्वेश्चन के द्वारा ही देशांतरी रेखा को समझ लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, कह रहे देशांतर रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन पर विचार कीजिए। देशांतर रेखा पर निम्नलिखित में से सही कथन पर विचार कीजिए। क्या कह रहे हैं, कह रहे देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान है। बताइएगा, अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या क्या समान है ना, जिनकी त्रिज्या समान है क्या। तो मुझे तो लगता है कि काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं जिनकी त्रिज्या समान है, बिल्कुल सही है। प्रमुख यामोत्तर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा विभाजित करती है, यामियोत्तर रेखा नहीं करती। कौन सी रेखा करती है, भूमध्य रेखा। तो दूसरा वाला तो आपका गलत हो गया, कौन सी रेखा करती है, भूमध्य रेखा। ठीक है, 180 डिग्री पूर्व व 180 डिग्री पश्चिमी ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत होती हैं। 180 डिग्री पूर्व व 180 डिग्री पश्चिमोत्तर ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत होती हैं क्या, तो ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत तो नहीं होती हैं। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होती हैं क्या, देखिएगा एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी, यानी कि एक दूसरे के विपरीत तो नहीं होती हैं। अगर एक दूसरे के विपरीत हो गई तो फिर कहानी गलत हो जाएगी ना, देशांतरी रेखा नहीं कहलाएगी। एक दूसरे के समानांतर होती हैं, 180 डिग्री पूर्वी एक दूसरे के समानांतर होती हैं, विपरीत नहीं होगी, है ना, विपरीत नहीं होगी। देशांतरीय यामोत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। देशांतरीय यामियोत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है क्या, ये सही है। 1 और 4 ये सही है, 1 और 4 राइट आंसर। ठीक है, देशांतरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान है। प्रमुख यामोत्तर का मान 180 डिग्री होता है। प्रमुख यामियोत्तर का मान 180 डिग्री होता है, हाँ या ना, हाँ या ना बताइएगा। प्रमुख यामोत्तर का मान 180 डिग्री होता है क्या, यामियोत्तर का मान 180 डिग्री नहीं होता है। सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है, ये गलत है, ए वाला सही है, ए सही है, आर गलत है, 0 डिग्री होता है। कितना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर रेखा से विचलित है क्योंकि, ये देखिएगा तिथि रेखा, जो हमारा कल का टॉपिक होगा वो तिथि रेखा पर ही निर्भर होगा, तो इस क्वेश्चन को वहां पर भी कर लेंगे, अभी समझ लेते हैं, कल ही पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इसके आंसर को देख लेते हैं। समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूह को विभाजित नहीं करती। प्रशांत सागर महासागर को 2 बराबर भागों में बांटती है। बेरिंग कटक को विभाजित नहीं करती। प्रशासन समान प्रशासनिक स्थल खंड को बांटती है। ऑप्शन आपका पहला वाला हो गया। कल समझेंगे तो इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल पार्ट में देखेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है नहीं। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है, मैंने अभी आपको बताया 4 मिनट और 15 डिग्री, बस याद रखिएगा 4 मिनट और 15 डिग्री याद रखिएगा। ठीक है, कितना देशांतर घूमती है, मात्र 15 डिग्री। ठीक है, पृथ्वी के देशांतर के एक घूर्ण में कितना समय लगता है, 1 डिग्री देशांतर में कितना समय लगता है, बस आपको देशांतर के अकॉर्डिंग 15 और 4 मिनट याद रखिएगा। 15 मिनट, 15 डिग्री और 4 मिनट का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को याद रखिएगा। 5 राज्यों को याद रखिएगा। लो भाई, देशांतर समाप्त हो गई। ठीक है, देशांतर क्या हो गई, समाप्त हो गई। नेक्स्ट, सभी देशांतर रेखाएं बृहद होती हैं। बृहद ग्लोब को 2 समान भागों में विभाजित करता है। सभी देशांतरीय रेखाएं बृहद होती है, ग्रेट सर्किल होती हैं क्या, और ग्रेट सर्किल ही ऐसे कॉन्सेप्ट है जो विभाजित करता है, बिल्कुल। ठीक है, सभी देशांतर रेखाएं बृहद होती हैं। बृहद ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है, तो बृहद को 2 भागों में विभाजित करता है। ओके, स्टेटमेंट कारण दोनों सही हैं। शुरू से पढ़े होंगे तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। एक एक बात समझाई थी। अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं। अधिकांश देश अपना मानक समय कहां से सुनिश्चित करते हैं, तो
तो कहाँ सुनिश्चित करते हैं अधिकांश देश अपना मानक समय? देश की देशांतर रेखा से, देश की अक्षांश रेखा से, देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से, या उपयुक्त सभी। तो अधिकांश देश अपना मानक समय कहां से सुनिश्चित करते हैं? देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से। देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से बल्लाहनर फॉर्मेट के प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेट सर्किल है? ग्रेट सर्किल किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा को कहते हैं। देखिएगा, अब ऐसे कोई प्रश्न नहीं होगा जो पहले पॉइंट से अगर आपने पढ़ा होगा तो अब सभी क्वेश्चन आप आराम से कर देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी के सभी क्वेश्चन आप आराम से कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया शुरुआत से पढ़िएगा, लास्ट बहुत ही मजेदार होगा, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं इसको, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, राइट, याद रखिएगा इस बात को, विषुवत रेखा भी कहते हैं। कह रहे प्रधान यामोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? किस देश से होकर गुजरती है? किस देश से होकर गुजरती है? यूनाइटेड किंगडम से तो गुजरेगी, फ्रांस से भी गुजरेगी, स्पेन से भी गुजरेगी, ठीक है। प्रश्न ये होगा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो इसका आंसर भारत होगा, क्योंकि इनके अलावा भी अल्जीरिया से गुजरती है, वो अल्जीरिया से गुजरती है। अल्जीरिया के बाद बात करेंगे तो माली से गुजरेगी, है ना, टोंगा से भी गुजरेगी, घाना से भी गुजरती है, फ्रांसो से भी गुजरती है ना, इतने सभी से गुजरती है। तो देखिएगा किस देश से होकर नहीं गुजरती, ये कुछ आंसर होगा इसका, ठीक है। कह रहे हैं कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? अभी तो पढ़ा था हमने, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के भाग को किस नाम से जानते हैं? शुष्क कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, या शीत कटिबंध के नाम से। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा कितना होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर चलेगा, सब कुछ पढ़ चुके हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ की ओर चलेगा। मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो रिवर काटती है, लिम्पोपो रिवर काटती है। और इसको कौन सी नदी काटती है? तो 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा होती है इसको माही नदी काटती है। अब भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो भूमध्य रेखा के लिए नदी जो है वो कौन सी है? आपके कांगो नदी है। कौन सी नदी है? कांगो नदी। मानचित्र रचना में अक्षांश व देशांतरीय रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों के द्वारा किया गया? किस देश के विद्वानों के द्वारा किया गया? ठीक है, चीनी विद्वानों के द्वारा, भारतीय विद्वानों ने दिया था, मिस्री विद्वानों ने दिया था, या यूनान के विद्वानों ने दिया था? किनके विद्वानों ने दिया था? तो भाई यूनानी ही इतने इंपॉर्टेंट थे कि वो अक्षांश व देशांतरीय रेखाओं को मानचित्र पर दर्शा के चले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि काल्पनिक रेखाएं हैं, निम्नलिखित में से किस अक्षांश को अश्व अक्षांश कहा जाता है? अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो देखिएगा, ठीक है, अश्व अक्षांश किसे आखिर कहते हैं? 75 से 90 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में, 25 से 35 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में, 45 से 65 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में, 0 से 25 डिग्री के उत्तर व दक्षिण में। बताइएगा कौन सा राइट आंसर होगा? अक्षांश किसे कहते हैं? ठीक है, बताइएगा कौन सा होगा। तो भाई देखिएगा, अगर बात करें तो वैसे तो ओवरऑल 30 डिग्री होता है, लेकिन 30 डिग्री किसके बीच में बैठेगा? तो ऑप्शन नंबर बी। वन लाइनर के फॉर्मेट में बस याद करते चलिएगा, सबके सब क्वेश्चन आपके विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है? पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक कहां पर रहती है? 0 अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास,
50 डिग्री अक्षांश के पास या 70 डिग्री अक्षांश के पास कहां पर अधिक रहती है? मरुभूमि होने की संभावना 23 डिग्री अक्षांश के पास। कौन से? 23 डिग्री अक्षांश के पास अधिक रहती है। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही हैं? तो निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही है? भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। भारत पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है क्या? ठीक है, भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्र आपके उत्तरी गोलार्ध में ही आता है। बसंत विस्पत 21 मार्च को होता है। 21 मार्च को बसंत विस्पत होगा तो किस पर होगा? आपके दिन व रात समान होते हैं। किस पे? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर क्या होगा? किस पे होगा? भूमध्य रेखा पर होगा। उत्तर अयनात 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर मकर रेखा के लंबवत होता है सूर्य। तो मकर रेखा तो दक्षिण में होती है, तो ये तो गलत हो गया। शरद विस्पत 23 सितंबर को होता है। शरद विस्पत 23 सितंबर को होता है क्या? ठीक है, ये आपके 23 सितंबर को। दक्षिणी अयनात 21 जून को होता है क्या? 21 जून की जो कर्क रेखा होती है वो आपके नॉर्थ में होती है। नॉर्थ में होती है, तो ये तो गलत हो गया। ये वाला 23 सितंबर वाला सही है। ये भूमध्य रेखा को प्रदर्शित करेगा, जीरो अक्षांश रेखा को। तो आपका 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 वाला ही सही है। ठीक है, एंगल जो लास्ट में लगा होता है उसके एंगल को हम देख लेते हैं, तो उसके एंगल पर हम बात कर लेते हैं। तो 1 और 3 क्या है? सही है। ठीक है, एंगल हमें बताता है कि भाई कौन कौन सा होगा। ठीक है, दक्षिण होगा, उत्तरी होगा। ग्रीष्म संक्रांति के बारे में पढ़िए और सही कथन लिखिए। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अब इसमें पॉइंट है कि ग्रीष्म संक्रांति के बारे में पूछा है। ग्रीष्म संक्रांति के बारे में पूछा है। देखिएगा, सूर्य कर्क रेखा पर होता है। कब होता है? 21 जून को। और 23.5 डिग्री जो रेखा होती है, देखिएगा निकालते हैं, 23.5 डिग्री रेखा होती है। सूर्य मकर रेखा पर होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को होता है। और 23.5 डिग्री क्या होता है? साउथ में होता है। क्या होता है? साउथ। देखिएगा, इसी से निकालेंगे, इसी से निकालते हुए चलेंगे। ठीक है, इसी से निकालते हुए चलेंगे। अब देखिएगा, सूर्य उत्तरी गोलार्ध, देखिएगा 21 जून को बहुत गर्मी होती है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी तो सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी। सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी। तो कर्क रेखा की अगर बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध पर आइएगा 3 और इससे संबंधित है 4। ठीक है, तो सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ी रात होगी। सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात होगी। तो ये तो ठीक है। सो देखिएगा, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। ये गलत है। ठीक है, 1 और 3 सही है। 1 और 3 यानी कि सी वाला सही है। इस प्रकार से इसको हम कट करके कर सकते हैं। देखिएगा, शुरुआत से अगर आप पढ़े होंगे तो मैं इस बात की, एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग पूरी क्लास में जबरदस्त प्रश्नों को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत से नहीं पढ़े हैं दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर यहां से ज्वाइन करें हैं तो आप आगे कर सकते हैं। आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत में ही चीजें बताई जाती हैं। अब तो सिर्फ क्वेश्चनों की बौछार हो रही है, तो क्वेश्चनों की बौछार करने के लिए भी टाइम लगता है दोस्तों, है ना। तो इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ाया, हर कॉन्सेप्ट को पढ़ाया है, कितने देशों से गुजरती है, कहां से नहीं गुजरती है। कि आने वाले पेपर में अगर 8 टेस्ट सीरीज आपको प्रदान कर दी जाए तो क्या आप ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन आपसे हटेगा? नहीं हटेगा दोस्तों। मैं इस बात को 100% कह सकता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका हटने वाला यहां से नहीं है। अब तो हमने चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दिया। आज भी हमने 5 टॉपिक को देखा है, कल भी हम 5 टॉपिक को देखेंगे। ऐसे हम लगातार पर डे में बेस पे 3-3, 4-4 टॉपिकों को एक ही क्लास में देखें। मैंने आपको क्या बताया, शुरुआत में हमने कम क्वेश्चनों से स्टार्ट किया, अब हमारे क्वेश्चनों की संख्या 70-80 तक चली जा रही है। अभी हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? 631वां। क्लास नंबर कौन सा है? 15। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तो 20, 17, 18 क्लास में 100 क्वेश्चन करके कंप्लीट कर देंगे ज्योग्राफी को बहुत जल्दी। ठीक है,
ज्योग्राफी को पूरी स्पेशल तरीके से कंप्लीट अगर करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा एकदम। कैसा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मजे का मतलब है एकदम एंजॉय करते हुए पढ़ते चलेंगे, ठीक है। हिस्ट्री को भी लेके चलेंगे, हर चीज पर आपके लिए पैटर्न बनाया मैंने, ठीक है। और आपके प्रीलिम्स उड़ा देंगे, प्रीलिम्स उड़ा देंगे एकदम। किसी का भी प्रीलिम्स हो उसको हटा ही देंगे, उसको कह देंगे कि भाई आओ, चाहे ग्रीष्म संक्रांति से आओ, चाहे उत्तरी गोलार्ध से आओ, चाहे मकर रेखा से आओ, चाहे कर्क रेखा से आओ, कहीं से भी क्वेश्चन आओ, मैं उसको हटा ही दूंगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है? कौन सी अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश यानी कि भाई पीसफुल है, ये बहुत शांत है, इसको अगर तुमने बर्बाद करा तब ये शांत है, या जे किसी को बर्बाद करने वाला है तब शांत है। कौन सा शांत है? तो शांत शांत शांत, जीरो से ही स्टार्ट होगा शांत वाला ना, 0 से 40 तक होगा। जीरो शांत कौन होता? सबसे सिपर जीरो। जीरो का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने किया था, बहुत साल पहले किया था, 498 में किया था बीसी में, आर्यभट्ट ने आविष्कार किया था इसका। सर्वाधिक मौसमी विषमताएं पाई जाती हैं, सर्वाधिक मौसमी विषमताएं किस अक्षांश में पाई जाती हैं? मध्य, निम्न, उच्च या ध्रुवीय प्रदेशों में? मध्य अक्षांशों में पाई जाती हैं। कहां पर? मध्य अक्षांशों में पाई जाती हैं। डोलड्रम्स के बीच होता है, डोलड्रम्स किसके किसके बीच होता है भाई बताइएगा? 634 नंबर का प्रश्न है मेरा, डोलड्रम्स किसके बीच होता है? ठीक है, 0 से 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के बीच होता है, ठीक है। 0 से 10 डिग्री। आपके पेपर में जब एक बार पूछा गया था तो कहा था कि 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ, ये भी ठीक है ना, साउथ और नॉर्थ में भी हो सकता है, राइट, क्योंकि किसी भी प्रकार से 0 से 10 डिग्री के बीच होता है। उत्तरी गोलार्ध में भूतल अधिकतम है, उत्तरी गोलार्ध में भूतल अधिकतम है, किस पर उत्तरी गोलार्ध में भूतल अधिकतम है बताइएगा, कौन सा आंसर होगा? ठीक है, 40 से 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, क्या होगा? 50 से 40, ठीक है। भारत ने नई 17 शताब्दी के सूर्योदय में पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी? भारत ने पहली किरण जो थी वो किस देशांतर पर देखी थी बताइएगा, किस देशांतर पर देखी थी उसने पहली किरण? 2 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, 82.5 डिग्री, 92-30 पश्चिम पर देखी थी, नहीं 92-30 पश्चिम पर देखी थी। देखिएगा, अगर भारत ने नई शताब्दी की सूर्योदय की पहली किरण की बात करेगा तो कहां पर देखी थी? पहली किरण की बात अगर करेगा तो कहां पर देखी थी? पश्चिम पर नहीं देखी थी, शायद उसने पूर्व पर देखी थी, क्योंकि देशांतर तभी तो पूर्व बना, वरना पश्चिमी नहीं बना देते, ठीक है, पूर्व पर। निम्नलिखित में से किस एक स्थान के अक्षांश तथा देशांतर के अनुसार 28.38 डिग्री नॉर्थ, 70.12 डिग्री ईस्ट हैं? जयपुर, जयपुर से कर्क रेखा जाती है ना, कर्क रेखा जयपुर में है, दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है, इलाहाबाद में भी है। आंसर क्या होगा? दिल्ली, ठीक है। क्या आंसर होगा आपके लिए? दिल्ली, दिल्ली इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है, तो दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है ना, कौन सा एक कथन सही नहीं है? सभी यामोत्तर वास्तविक उत्तर दक्षिण दिशा में चलते हैं, यामोत्तर भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक दूर हैं और ध्रुवों पर सर्वाधिक बिंदुओं पर अपसारित होते हैं, सभी यामोत्तर सदैव एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ग्लोब पर अनिश्चित संख्या में याम्योत्तर खींचे जा सकते हैं, ग्लोब पर निश्चित संख्या में याम्योत्तर खींचे जा सकते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बताइएगा, कौन सा कथन सही नहीं है? सभी यामोत्तर वास्तविक उत्तर दक्षिण दिशा में चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। यामोत्तर भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक दूर होते हैं, देखिएगा ये पॉइंट याद रखिएगा, और ध्रुवों पर सर्वनिष्ठ बिंदुओं पर अभिसारित होते हैं, बिल्कुल ठीक है। सभी याम्योत्तर सदैव एक दूसरे के समानांतर होते हैं, सभी याम्योत्तर एक दूसरे के समानांतर नहीं होते, एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं,
एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो भाई यही वाला तो आंसर है क्या, तो भाई यही वाला आंसर है। ग्लोब पर अनिश्चित संख्या में यामोत्तर खींचे जा सकते हैं, तो ग्लोब पर अनिश्चित संख्या में यामियोत्तर खींचे जा सकते हैं, बिल्कुल खींचे जा सकते हैं, एकदम राइट स्टेटमेंट है, बिल्कुल खींचे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें जीरो अक्षांश व जीरो देशांतर की भौगोलिक स्थिति है। गुड क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। देखिएगा, एक क्वेश्चन मैंने गुड इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि कई बार पूछा गया, पूछे तो हर क्वेश्चन गए हैं। कौन सा आंसर होगा इसका, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसमें जीरो अक्षांश व जीरो डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है, किसमें है। दक्षिणी आंध्र महासागर में, भूमध्य सागर में, पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना में, इंग्लैंड में ग्रीनविच वेधशाला पर। किस देश में जीरो अक्षांश व जीरो देशांतर की भौगोलिक स्थिति है। पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना में, पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना में, ठीक है, पश्चिमी अफ्रीकी देश किसमें है, घाना में आपके, ठीक है। 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है। ग्लोब पर एक बृहद वृत्त नहीं है, यानी कि बहुत बड़ा ग्रेट सर्किल नहीं है, ग्रेट सर्कल नहीं है। तो कौन सा बृहद वृत्त नहीं है, ये आपको बताना है। बृहद वृत्त नहीं है, विषुवत रेखा तो बृहद वृत्त है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है हमारी, मुख्य देशांतर रेखा भी है, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी है, उत्तरी देशांतर अक्षांश रेखा नहीं होती। अक्षांश रेखा कोई भी बृहद वृत्त नहीं होती है, ठीक है, अक्षांश रेखा नहीं होती, राइट। क्या अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। 640 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। शून्य अक्षांश तथा शून्य अक्षांश देशांतर अवस्थित है, शून्य अक्षांश व शून्य अक्षांश देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट टॉपिक के बाद जो टॉपिक होगा वो महासागरों से ही संबंधित होगा, ठीक है। कल के टॉपिक की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण रहेगा, कैरिओलिस बल रहेगा आपका, उपसौर और अपसौर से संबंधित प्रश्न आपके होने वाले हैं कल के सेशन में, ठीक है। आज का सेशन आपके लिए कैसा लगा ये बताइएगा दोस्तों जरूर। अभी तो चल ही रहा है सेशन, अभी क्या समाप्त हो ना हुआ है सेशन, अभी तो चल ही रहा है, लगातार चलेगा, ठीक है। अटलांटिक, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, बताइएगा क्या होगा, ठीक है। क्या होगा, अटलांटिक महासागर। चर्चा कुछ नहीं, चर्चा सिर्फ इतनी कि शून्य अक्षांश और शून्य अक्षांश देशांतर अवस्थित होते हैं, अटलांटिक महासागर में ही स्थित होते हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। कौन सा देश प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। कौन बृहत वृत्त का निर्माण करता है, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर बृहत, ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है, कौन सा निर्माण करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। 0 डिग्री नहीं करती है, 90 डिग्री नहीं करती है, पश्चिमी डिग्री नहीं करती है, ये सब नहीं करते हैं। 180 डिग्री करता है, 180 डिग्री आपका कंप्लीट करता है। मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है, मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है, कहां पर दिखाई देता है मध्यरात्रि का सूर्य, उत्तरी ध्रुव पर। मध्यरात्रि का सूर्य कहां दिखाई देता है, नॉर्वे में। नॉर्वे किस अक्षांश पर स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नॉर्वे को क्या कहते हैं, मध्यरात्रि का देश भी कहते हैं, मध्य रात्रि का देश भी कहते हैं भाई। तो मध्यरात्रि का देश भी कहते हैं किसको, नॉर्वे को। दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव भूमध्य रेखा पर तो देखिएगा, आप याद रखिएगा 22 मार्च, 23 सितंबर, ये भूलने वाली बात नहीं है। 0 डिग्री अक्षांश, इतनी बात। कौन सी नदी, कांगो नदी, कांगो नदी या जायरे नदी, इतनी बात तो आपको याद ही रखनी है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर, ठीक है। कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी। किस दिन सूर्य के लंबवत,
21 जून। इतनी बात तो आपको याद ही रखनी है, इतनी बात तो आपको याद ही रखनी है, ठीक है। याद रखिएगा आंसर कौन सा होगा, उत्तरी ध्रुव पर। कौन सा आंसर होगा, उत्तरी ध्रुव पर, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। किस अक्षांश का वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है या न्यूनतम होती है? किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा न्यूनतम होगा, किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है? किस अक्षांश पर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है क्या? कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव पर। किस पे होता है? भूमध्य रेखा पर, ठीक है। किस पे होगा? आपके भूमध्य रेखा पर होगा, राइट। किस रेखा पर होगा दोस्तों? तो भूमध्य रेखा पर होगा। देखिएगा हर रेखा के बारे में आपको मैंने फैक्ट बताए हैं, ठीक है। हर रेखा के बारे में चर्चा की है ना। हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल चर्चा की है। जहां से क्वेश्चन हो पाया वहां की चर्चा हमने कंप्लीट कर ली आप लोगों के साथ में। तो आप लोगों का काम अब क्या है? कमेंट्स करना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन बाकी हैं, कमेंट्स करना है आप लोगों का काम, लाइक करना है, शेयर करना है, भाई जोड़ना है लोगों को। जितना ज्यादा आप कमेंट्स करोगे उतना ज्यादा बेहतरीन पढ़ाऊंगा मैं। अब देखिएगा एक टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएगी। 1000 क्वेश्चन के बाद में आप हमें व्हाट्सएप करिएगा और आपको टेस्ट सीरीज प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन वही बात है कि बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता। अब जब इस टेस्ट सीरीज को प्रदान किया जाए, 1000 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज को, ठीक है, टेस्ट सीरीज को, 1000 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज को जब दिया जाएगा ना आप लोगों को, तो आप जब उसमें क्वेश्चन लगाएंगे तो सबसे पहले तो टॉपिक वाइज पढ़ते चले, क्लास वाइज पढ़ते चले, क्योंकि वही क्वेश्चन है। पढ़ने के बाद देखिएगा कि कितने क्वेश्चन हम अच्छे से कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन हम अच्छे से कर पाते हैं। तो अभी तो 644 की कहानी चल रही है, अभी तो 644 की कहानी चल रही है, तो कितने क्वेश्चन हम अच्छे से कर पाते हैं ये भी आपको समझना है। मैंने आपको बताया था कि नोट्स इसलिए बनाते हैं कि भाई कम समय में ज्यादा पढ़ सकें, कम समय में ज्यादा पढ़ सके। तो नोट तो आपके पास होंगे जब आप नोट्स बनाओगे। जब आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपके पास नोट नहीं होंगे, ठीक है। नोट नहीं होंगे क्योंकि आप नोट्स नहीं बना रहे हो, इसलिए। तो नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। नोट्स के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए यही कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कृपा करें। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ मैंने भी कुछ पढ़ाई की है, और मुझे भी लगेगा कि मैंने भी आपको कुछ पढ़ाया है, ठीक है। तो कृपया करके जुड़िएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के कई सारे कमेंट्स भी आते हैं, ठीक है। अच्छी बात है आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कॉल भी आए बहुत सारे लोगों के। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, है ना। आप खुद से तारीफ तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप लोग कमेंट्स पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि इतने कम अभी चैनल को सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कृपया करके आप लोग कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर दें तो ज्यादा बेहतरीन है ना। तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाऊंगा, आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल की कराने वाला हूं। आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ ही चुके हैं कि आपकी तैयारी कितने अच्छे लेवल की यहाँ से हो रही है। बाकी तो आपके ऊपर डिसाइड करेगा कि आपको कितना वॉच करना है, वीडियो को कितनी देखनी है। आप जुड़ेंगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, वो तो आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। आप इंडिया के हर कोने से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, ये भी अच्छी बात है आपके लिए, है ना। ये भी अच्छी बात है। अब चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या है? पृथ्वी के परिभ्रमण घूर्णन के कारण, है ना, भू परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, चंद्रमा का परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी है। दिन रात होते हैं। सूर्य कहाँ निकलता है, पूरब में या पश्चिम में निकलता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। पृथ्वी की अगर बात करेंगे तो पृथ्वी पर एक गैस पाई जाती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? देखिएगा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम नाइट्रोजन कहते हैं। क्या नाइट्रोजन अगर पाई जाती पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में तो तुम क्या जीवित रह पाते? कौन सी सबसे अधिक मात्रा में? ऑक्सीजन पाई जाती है पृथ्वी पर। उसके बाद देखिएगा सिलिकॉन पाई जाती है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में। सिलिकॉन क्या एक अर्धचालक है, ठीक है। अब अगर यहीं से अगर बात करें कि हमने बात करी वायुमंडल में, वायुमंडल में बात करेंगे तो वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन।
वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। देखिएगा मैं आपको एक स्पेशल प्रश्न बता रहा हूं जो आपके पेपर में आते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है उसे हम नाइट्रोजन गैस कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं? नाइट्रोजन गैस कहते हैं उसको हम। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं ब्रह्मांड में कौन सी गैस पाई जाती है? ब्रह्मांड में तो आप कह सकते हैं ब्रह्मांड में हाइड्रोजन पाई जाती है ना। अब तीनों क्वेश्चन आपके अलग हो गए कि वायुमंडल में कौन सी पाई जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन पाई जाती है, सिलिकॉन पाई जाती है, कौन कौन सी आपके पाई जाती है, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट हैं आपके लिए, है ना, ये सब आपके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं। तो कृपया करके चलिए देखते हैं। जिस कारण दिन रात होते हैं वह क्या होते हैं? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव होता है, क्या होता है? घूर्णन होता है, भू परिभ्रमण घूर्णन होता है, ठीक, भू परिभ्रमण घूर्णन आपका होता है, राइट। ओके, चलिए आज की क्लास हमारी समाप्त हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग क्या करना है? आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट करना है रिवीजन। अगर आप रिवीजन करके आते हैं, डेली बेस पर करके आते हैं रिवीजन, तब आपको इन क्लासों से बहुत फायदा होने वाला है। इन क्लासों से बहुत फायदा होने वाला है। डेली रिवीजन क्लास आपको करनी है। सबसे पहले डेली करना है, फिर रिवीजन करना है, फिर क्लास करना है। अगर ऐसा आप लोग करते हैं लगातार तो आपको कल के लिए, परसों के लिए, नर्सों के लिए बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि कल के टॉपिक को आप नोट कर लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेटलाइन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जो कि आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं, उपसौर, अपसौर, कोरियोलिस वर्ग बल की बात करेंगे। तो ऐसे ऐसे टॉपिक कलम 4 टॉपिकों के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट्स करेंगे तो मोटिवेट होगा तो और अच्छा पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आपकी जितनी सी ज्यादा मेहरबानी हो पाए उतना आप हमें क्या करें, मेहनत करी है जो हमने, उसको आप लोग बताएं जरूर कि किस प्रकार से हुई है, ठीक है दोस्तों। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, कमेंट्स बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।